बता देता हूँ। तो आज लास्ट टेलीस्कोपिक ओटा आप लोगों ने थ्योरी क्लास में पढ़ा था, लेक्चर हुआ था, और फिर हमने हल्का सा उसको केडेंस सॉफ्टवेयर पे रेप्लिकेट करके आउटपुट गेन वगैरह सब कुछ नोट डाउन किया था कैसे आता है। तो अब आज टेलीस्कोपिक ओटा का एक मैं हल्का सा दोबारा ओवरव्यू दे के एक डिज़ाइन प्रॉब्लम शेयर करनी है आप लोग के साथ। तो वो डिज़ाइन प्रॉब्लम बेसिकली टेलीस्कोपिक ओटा की है और उसको एक टास्क है जो एज ए ग्रुप में आपको कंप्लीट करना होगा। तो वो 3 लोगों का ग्रुप आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, और बेसिकली वो मैं शेयर कर देता हूँ कि वो है क्या। फिर उसमें मेरी स्क्रीन शेयर एक्टिव फिलहाल इसको किया हुआ तो है, इनेबल है मेरे पास, इनेबल्ड है, आप चेक कर लें। सही नज़र आ रहा हो आपको तो बता देगा। ठीक है, तो ये एक डिज़ाइन प्रॉब्लम है जो एज अ ग्रुप एक्टिविटी है, और ये आप लोग परफॉर्म करना होगा। ये बेसिकली टेलीस्कोपिक ओटा ही है। तो ये जो लास्ट क्लास में किया था और जो लैब में किया था, और आज क्लास में हल्का से इसको रिपीट करते हैं। तो अगर मैं इसको पार्टीशन में तोड़ूँ कि इसमें कुछ वैल्यूज़ है, वो जब डिज़ाइन कोई प्रॉब्लम आता है तो कुछ वैल्यूज़ हमको खुद अज्यूम करनी होती है कि, और वो जैसे डब्ल्यू और एल है, ये वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ट्रांजिस्टर का क्या रखा जाए। करंट है कि रेंज गिवन है, जैसे रेंज है आई टोटल 200 माइक्रो एम्पेयर। तो कुछ स्पेक्स यहाँ गिवन है, वीडीडी सप्लाई है 3 वोल्ट, थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस गिवन है, पीटीएच वीटीएच पी के, म्यू1 सीओएक्स गिवन है, लैम्डा गिवन है, और करंट गिवन है टोटल 200 माइक्रो एम्पेयर। इससे कम भी हो सकता है, सही है, मतलब ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जो चीज़ें आपको बाकी कैलकुलेट करनी है वो आपको डब्ल्यू कैलकुलेट करना है। आईडी या गिवन है तो आपका आईडी कम ज़्यादा भी हो सकता है। एक जीएम है जो ट्रांसकंडक्टेंस है, वो कैलकुलेट करनी है। गेन कैलकुलेट करना है। आउटपुट स्विंग आपकी क्या आ सकती है मैक्सिमम, वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो अब ये स्पेक्स जो हमें चाहिए, जैसे गेन है ग्रेटर देन 40 dB, तो हमने उस दिन लैब में, मतलब लैब जो केडेंस पे हुई थी उसमें देखा था हमारा 70 dB वगैरह आ रहा था, नहीं? तो 40 dB इजीली पॉसिबल होगा। वोल्टेज स्विंग है ग्रेटर देन 1 वोल्ट चाहिए, और आर आउट है वो लेस देन 100 मेगा रखना ही हमें, जो आर आउट दो पैरेलल में आती है और कोई भी इम्पीडेंस होती है। अब ये डिज़ाइन प्रॉब्लम है, तो ये मल्टीपल, अब इस टेलीस्कोपिक होता है तो हमने पढ़ा है, लेकिन उसमें डिफरेंट वेरिएशंस है। मतलब एक में ऊपर कैस्कोड लगा होता है, डबल कैस्कोड लगा होता है, किसी में इनपुट ट्रांसफर में कैस्कोड लगा होता है। तो वो मतलब आप लोग का जो ग्रुप एक्टिविटी आप खुद ग्रुप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये कह रहे कि इसकी सारी जो आपको फर्स्ट तो एक सबमिट करना होगा एक सोल्यूशन आपका, जिसमें जो आपकी हैंड कैलकुलेशंस हैं, जो आपने जीएम कैलकुलेट करते हैं, जो भी वैल्यूज आप रख रहे हैं, डब्ल्यू एल वगैरह आपके हाथ पे है, तो उसमें आपका जीएम आपके हाथ में होगा, सही। तो अब वो लेकिन हर चीज़ मिक्स होती है, तो जीएम अगर मेरा चेंज होता है तो डब्ल्यू एल मेरा चेंज हो रहा है, मेरा गेन आर नॉट चेंज हो रहा है, तो सब आपस में रिलेटेड होते हैं। तो उसमें से आपको बेस्ट पॉसिबल वैल्यू सेलेक्ट करनी है, डब्ल्यू एल ट्रांसफर के डायमेंशन और करंट्स वगैरह। तो वो अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करके सबमिट करना है, एक हैंड रिटन। उसमें आपकी जो वैल्यूज आ रही हैं वो आपने पॉइंट आउट करनी है, और आपकी इवेंचुअली आपका गेन और ये स्विंग वगैरह ऑन पेपर क्या आ रहा है। तो उन वैल्यूज को लेके हम ये आपको सबमिट करना होगा एज अ ग्रुप सैटरडे 6 बजे तक करने। सैटरडे 6 बजे तक टाइम होगा आपका, ये मतलब थिंक परसों। तो वो फिर हम उसको सॉफ्टवेयर पे रेप्लिकेट करेंगे, और ऑब्वियसली जो आपका रिस्पॉन्स आएगा, इन आइडियल सिनेरियो जो रिस्पॉन्स आप कैलकुलेट करके लेके आए होंगे, और अगर आपने सही कैलकुलेट किया होगा तो वही सॉफ्टवेयर पे भी रेप्लिकेट होगा। बट उसमें कुछ चीज़ें वेरिएबल होती हैं, मतलब हो सकता है रिस्पॉन्स एग्जैक्टली रेप्लिकेट ना हो। जैसे लेमडा है 0.01 रखा हुआ है, अब ये लेंथ वगैरह से वेरी करता है, यहाँ तो हमने लेमडा अज्यूम किया है 0.01, सही। तो अब वो कुछ चीज़ें वेरी होती हैं, म्यू सी एक्स है वो वेरी होगा, तो उससे आपका रिजल्ट है वो पेपर पे डिफरेंट आएगा, जो आपका ऑन केडेंस आ रहा होगा।
पर हम एक पार्ट होगा जो आपने सबमिट किया है वो हम वेरीफाई करेंगे कि वो सही कैलकुलेशंस हैं, और फिर आपकी वैल्यूज जो सेलेक्ट की हैं आपने, ट्रांजिस्टर के साइज, डायमेंशंस, करंट्स जो भी है, बायस वोल्टेजेस, वो हम उस सॉफ्टवेयर में डालेंगे और फिर रिस्पॉन्स दिखाएंगे आपका सॉफ्टवेयर पर रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। तो आपको वो जो रिस्पॉन्स आएगा वो अगर डिफरेंट आता है तो आपको उस टाइम पे पूछा जाएगा कि क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या चीज़ें करें कि मेरा रिस्पॉन्स इंप्रूव हो सके। तो इन दी एंड ये हमें स्पेक्स मीट करनी है। स्विंग डिफरेंशियल 1 वोल्ट ज़्यादा होनी चाहिए, गेन ज़्यादा होना चाहिए, और आर आउट 100 मेगा से कम होनी चाहिए। तो अब उसमें जिसका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन हुआ उस हिसाब से हम नंबर्स मतलब अपने पास लिख लेंगे। अब ये जो मार्क्स हैं ये आपका फाइनल पेपर का पार्ट होंगे। तो अगर फाइनल पेपर आपका अज्यूम करते हैं अभी 50 मार्क्स का है, तो उसमें से 20% ये डिज़ाइन प्रॉब्लम के होंगे और इसके मार्क्स आपके फाइनल में एडजस्ट होंगे। तो इसका एक जो अब मार्क्स सर तो ये फाइनल तक जमा कराना है? इस सैटरडे, परसों सैटरडे तक जमा कराने। एक क्वेश्चन है डिज़ाइन प्रॉब्लम, सैटरडे तक जमा कराने, इसका वाइवा संडे को होगा। तो सैटरडे 6 PM तक ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने और पेपर 2-3 पेज का होगा। सैटरडे 6 PM तक सबमिट कराना है। संडे को जो क्लास सेशन होगा आपका केडेंस पे, उसमें आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम इनपुट करेंगे सॉफ्टवेयर पे और आपको रिजल्ट आएंगे कि ऑन सॉफ्टवेयर आपका रिजल्ट क्या है। और फिर आपने उस टाइम, जैसे हम लैब में हम लोग जो सेशन रखा था उसमें हम गेन इम्प्रूव करें साइज और बायस वोल्टेज चेंज करके, तो आपको वो चेंज करके रिजल्ट इम्प्रूव करना होगा सामने। मतलब हम कंट्रोल करेंगे, आप वैल्यूज बताएंगे कि इसका डायमेंशन है ये कर दें, फिर हम रिस्पॉन्स दिखा देंगे। तो वो कुछ स्टेप्स होंगे, वो आपको 8-10 स्टेप्स का टाइम दिया जाएगा, फिर आपको वो रिजल्ट इम्प्रूव करना होगा स्पेक्स अगर मीट नहीं हो रही है तो। सर तो तो वो इसमें आप हेल्प करेंगे डिजाइन में नहीं, अगर तो कोई मैं मसला आ रहा हो? डिज़ाइन में अभी तो जैसे मैं हल्का सा और देता हूँ कि डिज़ाइन करना कैसा होगा, मतलब ये पास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका है। अब वहाँ जो है वो आपका, अब मैं इस तरह तो हेल्प नहीं कर सकता कि मैं आपको बता दूं कि भाई करंट डबल करें फ़ायदा होगा, सही, तो ये चीज़ें तो नहीं हो सकती। लेकिन एक पॉइंट पे अगर आप कुछ मसला हो रहा होगा तो देखा जाएगा, लेकिन ये एज अ वाइवा है तो एज अ डिज़ाइन प्रॉब्लम है, और अगर फाइल का पार्ट है तो आपको खुद बताना पड़ेगा कि क्या चेंज करूँ, क्या होना चाहिए। तो वो तो हम बस एज अ कह लें कि सॉफ्टवेयर पे एप्लीकेशन करके और फिर आपको बताएंगे। दफा दोबारा जी वो वापस कह रहे हैं, रिपीट कर दें जो आप कह रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, तो मुझे क्या सर ये दोबारा एक दफा एक्सप्लेन कर दें कि कितने क्वेश्चन है क्या है? ठीक है, तो ये फिलहाल एक ही क्वेश्चन है एज अ डिज़ाइन प्रॉब्लम है। तो ये एक टेलीस्कोपिक ओटा डिज़ाइन करना है हमें। तो मैं हल्का से इसका बता भी दूंगा क्लास में कि क्या होता है टेलीस्कोपिक ओटा, या आपको पता है क्या होता है, लेकिन कैसे कैलकुलेशन करनी होगी और इन द एंड क्या आना चाहिए। तो एक टेलीस्कोपिक ओटा है, वो डिज़ाइन करना है, जो पास लेक्चर में लैब में कर चुके हैं। तो वो उसकी आपको कुछ वैल्यूज गिवन है, थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस, म्यू सी एक्स वगैरह। अब जैसे जीएम का फॉर्मूला क्या होता है, जीएम का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एन सी एक्स डब्ल्यू और एल वी जी एस माइनस वी टी। अब वी टी गिवन है, म्यू एन सी एक्स गिवन है आपको। अब दो अननोन क्या है, वी जी एस गिवन है, अननोन है, और डब्ल्यू और एल अननोन है। आपने वो वैल्यूज खुद सेलेक्ट करनी है और फिर आपने जीएम कैलकुलेट करना है। अब जैसे मुझे चाहिए गेन ग्रेटर देन 40, एक काम करता हूँ मैं यहाँ साथ साथ में एक ड्रॉ भी कर लेता हूँ। हो सकते हैं अब दोनों चीजें नजर आ रही है, पेंट वगैरह दोनों। दोनों स्क्रीन नजर आ रही है। सही, तो अच्छा, ये अभी ग्रुप में से किसी एक मेंबर को सबमिट कराना होगा? एज अ ग्रुप है, अब कोई भी सबमिट कर सकता है, ठीक है, लेकिन पार्टिसिपेट तीनों करना होगा, तो संडे को उसका राइट। फॉर्म करेंगे।
तो अब ये जैसे ये इवेंचुअली वो टेलीस्कोपिक होता है जो सर ने आपकी क्लास में डिस्कस किया था और हमने इसको सॉफ्टवेयर पे रेप्लिकेट किया था। तो ये मेरा जो आउटपुट थे, ये मेरा इनपुट था और नीचे मेरा बायस था। अच्छा, नीचे आपका एक ट्रांजिस्टर भी हो सकता है और आपके 2 ट्रांजिस्टर भी हो सकते हैं, कुछ मसला नहीं है इसमें। तो इस पे आते हैं कि 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। तो ये हमारा VDD है, नीचे आपका VSS ऑफिस। अब इसमें जैसे अगर मुझे गेन फाइंड करना है तो हमें गेन का फॉर्मूला पता है। अब पहले तो अगर इसकी आर आउट फाइंड करनी है तो चलिए इसको नेम कर लेता हूँ आसानी के लिए। M1 है, M2 है, M3, M4, M5, 6। अच्छा, अगर आपको याद हो तो इन दी एंड जो हमने डिजाइन किया था वो ऐसा कुछ डिजाइन था, ऊपर कैशकोड्स भी लगे थे, नीचे भी कैशकोड्स लगे थे। लेकिन ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये था कि M7 M8 नहीं लगे हुए थे, M5 M6 भी नहीं लगे हुए थे और M3 M4 की जगह एक रजिस्टर था जिसको हमने RD लिखा था, जो हमने वैरी किया था। फिर हमने गेन बढ़ाने के लिए उसको ट्रांजिस्टर से रेप्लिकेट किया था, मतलब चेंज किया था, सही। फिर हमने ये नीचे कैसवर्ड लगाया था, फिर ये कॉल कैसवर्ड लगाया था। तो इन दी एंड हमारा ये डिजाइन बना था, सही। तो अब हमें ये चीज़ पता है कि अगर मैं यहाँ, चलिए इसके पहले आर आउट फाइंड कर लेते हैं, सही। अगर मैं आर आउट ओ ROL कह रहा हूँ, मतलब इसमें कह रहा हूँ कि नीचे इसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, मतलब ये आउटपुट नोड है, इसकी अगर मैं रेजिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो नीचे की रेजिस्टेंस पैरेलल में आएगी। अब जैसे ROL कह रहा हूँ या ROL कह रहा हूँ, मैं नीचे की रेजिस्टेंस कह रहा हूँ, तो ये क्या होता है, GM8 टाइम्स ROut 8 टाइम्स ROut 2 होती है, ये नीचे की रेजिस्टेंस है। सिमिलरली अगर मैं ROU कह रहा हूँ ऊपर की रेजिस्टेंस, तो मैं इसको कहूँगा GM6 ROut 6 और फिर ROut 4। एंड इन दी एंड अगर मैं गेन कहूँगा तो गेन मेरा क्या होगा, GM इनपुट ट्रांसफर क्या है, 1 या 2 कुछ भी हो सकता है, दोनों का साइज सेम है सब, तो कोई भी हो सकता है। GM2 ले लेते हैं अगर मैं साइड पर, तो ये आपका ROut L पैरेलल विद ROut U होगा। तो अब ये हमारा टेलीस्कोपिक है, जो एक वेरिएंट टेलीस्कोपिक है, इसमें कैस्कोड, ये ऊपर वाले जो ट्रांसफर ये PMOS है और नीचे वाले ट्रांसफर आपका NMOS है। तो एक ये फाइनल वेरिएंट, इसमें ऊपर भी कैस्कोड लगा हुआ है, PMOS का कैस्कोड भी लगा हुआ है। अच्छा, यूजुअली जो आपका कहने की VDD करीब ट्रांसफर होता है उसको मेन ट्रांसफर कहते हैं। तो अब जैसे PMOS का मेन ट्रांसफर आपका M3 M4 है, कैस्कोड उसके नीचे होता है M5 M6 कैस्कोड है। अब इनपुट ट्रांसफर अगर मैं इसी करीब ये है तो इसको M1 M2 में इनपुट ट्रांसफर कहूँगा और इसका कैस्कोड में M7 M8 कहूँगा। तो ये हमारे डिजाइन है जो एक पॉसिबिलिटी है टेलीस्कोपिक ओटा की, सही। इसमें टेलीस्कोपिक ओटा कैस्कोड लगाने का फायदा ये होता है, हमारा जो गेन था वो इंक्रीज हुआ था। अगर ऊपर में M5 M6 हटा देता हूँ तो मेरी ऊपर की रेजिस्टेंस क्या आएगी, सिर्फ R04 आएगी, जो ये है, सही है। और सिमिलरली मैं नीचे कैस्कोड हटा दूँ तो मेरी रेजिस्टेंस सिर्फ क्या आएगी, R02 आएगी, सही। तो कैस्कोड क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ाता है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ती है तो आपका गेन बढ़ता है। लेकिन लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या होता है, अब इसमें अगर मैं इसके, हमें पता है कि आउटपुट वोल्टेज स्विंग क्या है, आउटपुट वोल्टेज स्विंग इधर आएगी, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अब मैं इस पॉइंट को अगर मैं Vout max कह रहा हूँ, तो मेरा Vout max को मैंने बता सकता क्या होगा, मतलब Vout max से मेरा मैक्सिमम कितनी स्विंग ऊपर जा सकती है। तो इसका होगा VDD जो सप्लाई है माइनस V ओवर ड्राइव ऑफ 4
प्लस V ओवर ड्राइव ऑफ 6। क्योंकि V ओवर ड्राइव यहाँ क्यों हम ला रहे हैं, क्योंकि एक ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन में रखना है हमने, तो उसका VDS है वो V ओवर ड्राइव से कम नहीं होता। और एज ऑफ सैचुरेशन क्या होती है कि जब मेरा VDS इक्वल्स टू V ओवर ड्राइव हो, उसके बिलो ट्रांजिस्टर ट्रायोड में चला जाता है। और इन एम्पलीफायर हम हमेशा ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन में रखते हैं। तो V आउट मैक्स मेरी मैक्सिमम ऊपर जो वोल्टेज जा सकता है इन सैचुरेशन में ट्रांजिस्टर को रखते हुए, तो वो VDD माइनस V ओवर ड्राइव 4 और V ओवर ड्राइव 6, जो दो ऊपर ट्रांजिस्टर हैं उनके ओवर ड्राइव का सम, और फिर मेरा जो VD है वो मेरा मैक्सिमम पॉइंट हो सकता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरा 3 वोल्ट है, इसको मैं कहता हूँ कि ये 0.5 है, इसका V ओवर ड्राइव, इसका भी कहता हूँ 0.5 है, तो मेरा V आउट मैक्स क्या होगा? 3 माइनस 1, 2 वोल्ट होगा। 1 मतलब V ओवर ड्राइव आपका 0.5 था, दूसरे का भी 0.5 था, तो 3 माइनस 1 वोल्ट आपको चाहिए सैचुरेशन में, तो 2 वोल्ट होगा। ठीक? तो सिमिलरली आपका जो V आउट मिन है, अब V आउट मिन थोड़ा सा इशू है। मतलब इशू ये है कि नीचे 4 ट्रांजिस्टर्स हैं, तो हमें इवेंचुअली इन चारों का सम करना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ ब्रांच में 2 लगाए हैं, तो V ओवर ड्राइव ऑफ 8 प्लस V ओवर ड्राइव ऑफ 2 प्लस V ओवर ड्राइव ऑफ 9 प्लस V ओवर ड्राइव ऑफ 10। तो नीचे 4 ट्रांजिस्टर हैं, अब इन सब का सम है वो आपका V आउट मिनिमम है, इससे कम नहीं जा सकता। नहीं तो ये इसका जो डिफरेंस है ना वो आपकी वोल्टेज डिफरेंशियल स्विंग होगी, और ये डिफरेंशियल नहीं होगी, सिंगल एंड होगी। क्यों? क्योंकि एक ये आप सिंगल एंड आउटपुट देख रहे हैं। तो आप जैसे करते हैं, मेरा ये V आउट मैक्स 2 वोल्ट आ रहा था, और V आउट मिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि मेरा 1 वोल्ट आ रहा था। ठीक है? तो इस सिंगल साइड पे मेरी स्विंग कितनी जाएगी मैक्सिमम? V आउट मैक्स माइनस V आउट मिन। एक सवाल है मेरे पास। एक सवाल ये है कि हमने V आउट मैक्स निकाला VDD माइनस VOV 4 प्लस VOV 6, सही है। तो इसमें हमने VOV क्या रखा है? अब VOV आपको कैलकुलेट करना होगा। करना पड़ेगा तो ना, VOV क्या होता है? बिल्कुल VOV एक्चुअली VGS माइनस VT होता है। अब VT तो बिल्कुल गिवन है क्वेश्चन में, 0.5 गिवन है VT बिल्कुल। आपका। सही। VGS आपको अब वैल्यूज को रखनी पड़ेंगी। अब ये यहाँ डिजाइन एस्पेक्ट आता है। अब सोर्स जैसे इसका मुझे पता है कि ये 3 वोल्ट है। अब अगर मैं गेट वोल्टेज पे 2.5 रख देता हूँ, तो मेरा VGS क्या होगा? 0.5 होगा। ठीक है? सही। तो अब वो मैग्नीट्यूड पे नहीं जा रहा, माइनस 0.5 है तो 0.5 ले लें। राइट? तो ऐसे आपका आपको वैल्यूज खुद ही रखनी है, ताकि आपको मार्जिन आपका पता हो कि क्या आ रहा है, लोड ड्राइव क्या आ रही है वैल्यू आपकी। तो और ये हमारी जो डिफरेंशियल, हाँ जिस तरीके से वी आउट क्या मिन निकला, तो वी आउट मिन में हमने 1 2 3 4 के हमने वी ओवर ड्राइव ऐड किए हैं। सो इज इट नेसेसरी कि यहाँ पर भी VOV 0.5 ही रखेंगे हम? नहीं नहीं, वो आप पे है। सही है। अब वो क्योंकि देखो, अब ट्रांजिस्टर में एक चीज क्या होती है कि सारे फॉर्मूलाज आपस में रिलेटेड होते हैं। अब GM है उसमें वी ओवर ड्राइव आता है, सही, आर बिल्कुल नॉट में वी ओवर ड्राइव आता है। सही। बिल्कुल। तो इवेंचुअली आपको ये खुद सेलेक्ट करना है, और ये 0.5 एग्जाम्पल है कि अच्छा VGS ठीक 0.5 है, रखा है। अब राइट, हो सकता है कि समझ गया VGS 0.5 रखते हैं, मेरा GM कम आ रहा हो, तो ये कुछ भी हो सकता है और वेरी कर सकते हैं हर ट्रांजिस्टर का, कोई मसला नहीं है। एक चीज हमने ध्यान में रखी थी, हमने जो मेन ट्रांजिस्टर उनकी हमने लेंथ बड़ी रखी थी, तो वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। लेकिन अब जैसे ये अगर मैं कहता हूँ कि एक सेट मैक्सिमम स्विंग कितनी है, तो मेरी 1 वोल्ट है, क्योंकि वी आउट मैक्स माइनस वी आउट मिन मेरी 1 वोल्ट है मैक्सिमम स्विंग एक साइड पे। तो इसका डिफरेंशियल स्विंग क्या होगा? 2 वोल्ट हो जाएगा। डिफरेंशियल में स्विंग डबल होती है, तो ऐसे आपने डिफरेंशियल स्विंग निकालनी होगी। आर आउट आपको पता है कि ये आपका जो ऊपर वाला है नीचे वाला पैरेलल में आता है, तो वो आपका आर आउट बनता है। और गेन आपको पता है कि ये है। सही। तो वैल्यूज आपको ऐसी रखनी है कि आपका ये रेप्लिकेट हो सके। अच्छा, इसमें दो एक चीज डिफरेंट क्या है, हमने नीचे कैस्कोड में ना हमने यहाँ 2 ट्रांजिस्टर्स लगाए हैं। अब इसका एक ड्रॉबैक भी है और इसका एक फायदा भी है।
फायदा इसका ये होता है कि आइडियल करंट सोर्स की इम्पीडेंस कितनी होती है, बहुत हाई होती है, बहुत इनफाइनाइट होती है। ज्यादा। तो जैसे अगर मैं जैसे मैं कैसकोड ऊपर लगा रहा था, अब कैसकोड में हम क्या कर रहे थे कि इसकी इम्पीडेंस बढ़ा रहे थे। सिमिलरली अगर मैं बायस जो नीचे सोर्स है इसमें भी कैसकोड लगा दूं तो इसकी ओवरऑल इम्पीडेंस है वो बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है? तो कुछ केसेस में क्या होता है जब जहाँ इशू नहीं होता मार्जिन वगैरह का, मतलब स्विंग वगैरह का, वहाँ हम कैसकोड लगाते हैं, मतलब कहने के ताकि आपका जो डिज़ाइन या आपका जो करंट है वो आपका एग्जैक्टली रेप्लिकेट हो सके। अब जितना आपकी इम्पीडेंस ज़्यादा होगी ना, उतना आइडियल करंट सोर्स के तरह बिहेव करेगा और उतना करंट एक्यूरेट आएगा। तो एक ये चीज़ होती है जो लोग लगाते हैं अभी, मतलब कंपल्सरी नहीं है, आप चाहें तो इसको नहीं नहीं लगाएं तो फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अब इसको मैं M9 यहाँ से हटा देता हूँ तो मेरा VO ड्राइव है वो मेरा यहाँ से हट जाएगा, तो सिर्फ 3 ट्रांजिस्टर आएंगे नीचे की तरफ और ऊपर की पार्ट में सिर्फ 2 ट्रांजिस्टर आएंगे। तो और अब एक चीज़ और है कि हमने यहाँ कैसकोड सारे लगाए हुए हैं, तो वो डिज़ाइन कुछ भी हो सकता है, मतलब डिज़ाइन में M5 M6 आप चाहें तो हटा दें, M7 M8 चाहें तो हटा दें, सही, अगर आपको लगता है कि आपका गेन उसके बगैर भी आ रहा है, सही, क्योंकि आपको स्विंग भी चाहिए 1 वोल्ट से ज़्यादा, और जितनी अच्छी होगी जिसकी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होगा, क्योंकि गेन जितना ज़्यादा अच्छा हो हमें ज़्यादा पता है फ़ायदा होता है, स्विंग जितनी ज़्यादा हो उतना फ़ायदा होता है, सही। तो ये थोड़ा ओपन एंड टास्क है आपका कि गेन और स्विंग चाहे तो 1 वोल्ट ना जरूरी है, 1 वोल्ट ज़्यादा भी आ सकती है, 2 वोल्ट भी आ सकती है, सही है। तो वो अब ये, लेकिन ये एक एक टाइप ऑफ टेलीस्कोप है, इसमें कैसकोड्स लगे हुए हैं, तो आपका जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा हो, आपका पीमोस कैसकोड एनमोस कैसकोड के बगैर भी आप चाहें तो रिजल्ट आ सकते हैं, चाहे तो सिर्फ पीमोस कैसकोड लगा दें एनमोस ना लगाएं, सही है। लेकिन अलग चाहे तो दोनों लगा दें अगर आपको लगता है कि स्विंग आपको मिल रही है। तो नुकसान कैसकोड्स लगाने का क्या होता है, मार्जिन कम होते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं वी आउट मैक्स में भी 2 VOV आ रहे हैं, वी आउट मिन में भी इस टाइम पे 4 आ रहे हैं। अगर मैं कैसकोड हटा दूंगा तो वीओ मेरा सिर्फ एक VO ड्राइव माइनस होगा, सिमिलरली नीचे एक कम हो जाएगा। तो ये मतलब ट्रेड ऑफ होता है स्विंग और गेन का, ठीक है? तो वो एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि आपका डिज़ाइन क्या होता है, सही। तो ये एज अ ग्रुप डिसाइड कर लें आपस में, सही, और फिर 3 लोग का ग्रुप हो, उससे ज़्यादा ना हो, और एक सब इसकी हैंड कैलकुलेशंस हैं वो सैटरडे 6 PM तक सबमिट कर दें। मैं बिलाल आपसे ईमेल शेयर कर देगा, तो थ्रू ईमेल करिएगा ठीक तो है, ठीक। मेरा और आके भी, और फिर संडे को हम जो क्लास सेशन में उसमें 1 by 1 हम एज अ ग्रुप देखेंगे कि क्या रिजल्ट्स आते हैं, सही। तो ये क्लियर है डिज़ाइन टास्क। तो अच्छा, अब ये मैं अगर इस पे आऊँ सिर्फ आपके ओपैम पे, सही। तो अब इसका एक टेलीस्कोपिक ओटा का एक ड्रॉबैक होता है, इस टेलीस्कोपिक ओटा का ड्रॉबैक क्या हो सकता है, कोई मुझे बता सकता है क्या हो सकता है, एक ड्रॉबैक क्या हो सकता है टेलीस्कोपिक ओटा, कोई बता सकता है? देखिए एक चीज जो डिस्कस हुई थी वो ये था कि हम जब अपना गेन बढ़ाने के लिए हम कैसकोड्स लगा रहे हैं, तो कैसकोड्स लगाने का नुकसान अभी मैंने बोला कि आपके मार्जिन कम होते हैं, सही? अब मार्जिन क्या है कि एक VDD से VSS तक इस केस में हमारे 6 ट्रांजिस्टर आ रहे हैं और हर ट्रांजिस्टर को अपना मार्जिन चाहिए अगर उसको सैचुरेशन में रहना है, मतलब हर अब वो सैचुरेशन में पता है VGS माइनस VT होता है, तो 0.2 वोल्ट भी हो सकता है, 0.4 वोल्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका VO ड्राइव, सही है। लेकिन जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स होंगे उतना ज़्यादा आपका मार्जिन कम मिलेगा आपको एज आउटपुट वोल्टेज स्विंग। तो आउटपुट वोल्टेज स्विंग अगर हमें बढ़ानी है तो हमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स फ्रॉम VDD टू VSS कम करने पड़ेंगे। जैसे अभी हमने बोला कि कैसकोड्स हटा दूंगा तो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स कम आ रहे हैं फ्रॉम VDD टू VSS, तो आपकी स्विंग बढ़ रही है, नहीं? तो ये बेसिकली हम ये ट्रेड ऑफ कहते है। थे कैसकोड जो है वो हमारा ओवरऑल जो वोल्टेज गेन है उसको इम्प्रूव करने में हम लोग यूज कर रहे हैं, बट उससे हमारा जो स्विंग है वो बुरी तरह अफेक्ट हो रहा है। स्विंग किस तरह सही। इफेक्ट हो रहा है कि ऊपर ज्यादा हमारे डिस्ट्रीब्यूट आउटपुट करना से पड़ रहा ऊपर है 2 हमें। ट्रांजिस्टर, नीचे
नीचे 4 ट्रांजिस्टर हैं। तो अभी सही। 3 वोल्ट जो आपको डिजाइन कंस्ट्रेंट है एज अ वोल्टेज सप्लाई 3 वोल्ट, ये तो काफी हायर सप्लाई है, लेकिन इवेंचुअली जब आप लोअर लेवल डिजाइन पे जाते हैं, क्योंकि इन द एंड पावर एंड एरिया आर टू क्रिटिकल थिंग्स फॉर डिजाइन। तो उसमें पावर अगर मेरी होती क्या है, पावर इज इक्वल टू वी आई होती है, जितनी हायर सप्लाई होगी वोल्टेज की और करंट अगर कांस्टेंट है, तो जितनी ज़्यादा पावर सप्लाई मतलब वोल्टेज की होगी उतनी ज़्यादा आपके पावर सप्लाई होगी, उतनी ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। तो हम ग्रेजुअली इस वोल्टेज सप्लाई को कम करते हैं। तो यूजुअली हम जो डिज़ाइंस करते हैं वो 1.2 वोल्ट पे होते हैं, 1.1 वोल्ट पे होते हैं। तो उसमें अब जितने ज़्यादा ट्रांस आगे उतना और मसला होता है। सही। तो अब इसका एक डिज़ाइन ऑल्टरनेट होता है, वो आपको होता है फोल्डेड कैस्केड। तो मैं फोल्डेड कैस्केड यहाँ एक बना देता हूँ। हाँ सर, तो ये मार्जिन वाली बात दोबारा बता दें प्लीज, जिसका ठीक है, डिसएडवांटेज है। तो हमें पता है कैस्केड लगाने से हमारा जो गेन है वो जीएम आर नोट टाइम्स बढ़ता है। मतलब आपकी आउटपुट इम्पीडेंस है वो जीएम आर नोट टाइम्स बढ़ती है, तो गेन इनडायरेक्टली जीएम आर नोट टाइम्स बढ़ता है। अब जैसे हमने लैब में किया था या परफॉर्म टास्क किया था, उसमें हमारे कैस्केड जब नहीं लगे तो हमारा गेन थोड़ा कम आ रहा था। फिर हमने कैस्केड बढ़ा के हमने गेन इम्प्रूव किया था। ठीक? अब गेन तो आपने इम्प्रूव कर दिया, पर हमें एक चीज़ पता है कि अगर हमें कोई भी ट्रांजिस्टर या कैस्केड का हमें फ़ायदा लेना है, एज एम्पलीफायर उसको काम कराना है, तो हमें उसको सैचुरेशन में रखना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर ट्रांजिस्टर सैचुरेशन से, क्योंकि सैचुरेशन में उसकी इम्पीडेंस आर नॉट होती है, नहीं? और वो आर नॉट बेसिकली क्या होती है कि आपका, अगर मैं यहाँ रखूँ तो जो बेसिकली आपका ये गेन, कर्व गेन होता की है, वैल्यू करेगी। जो आपका कर्व यहाँ होता है आपका आईडी और वीडीएस का, ये आपका क्या होता है, इसकी स्लोप आपकी जीडीएस होती है, जो आपका 1/R नॉट होता है। तो आप जब ये आपका रीजन है, ये आपका सैचुरेशन रीजन है। तो अगर मैं ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में नहीं रख पा रहा, मतलब मेरा जो ट्रांजिस्टर है वो आपकी जो उसकी अक्रॉस वोल्टेज है वो वी ओवर ड्राइव से कम हो गई, जो आपका VDS है वो आपका लेस देन वी ओवर ड्राइव हो गया, या जब VGS माइनस VT हो गया, ठीक? तो उस टाइम पे ट्रांजिस्टर सैचुरेशन से निकल जाएगा। अब सैचुरेशन से निकल गया तो वो इस रीजन में आ गया, ट्रायोड में। अब ट्रायोड में आपका स्लोप क्या है, ये स्लोप आपका क्या हो गया, GD स्लोप आपका बढ़ गया, क्योंकि आपका करंट चेंज ज्यादा हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। GDS का बड़ा, आपकी आर नोट आपकी कम हो गई। तो ट्रायोड में आपकी आर नोट कम होती है काफी, कंपेयर टू आपका सैचुरेशन में जो आपकी आर नोट बहुत ज्यादा होती है। तो अब एक चीज हमें पता है कि अगर ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर हमें लेके चलना है या गेन इंक्रीज करना है, जीएम आर नोट का मुझे फैक्टर रखना है, या मुझे आर नोट ज्यादा चाहिए, आर ऑन अगर मुझे ज्यादा चाहिए ये, क्योंकि मुझे गेन ज़्यादा चाहिए, क्योंकि गेन आपको होता है GM आर नॉट होता है इवेंचुअली। अगर मुझे आर नॉट बड़ी हुई होगी तो मुझे गेन ज़्यादा मिलेगा। अब मैंने कैस्केड अगर लगा दिया, यहाँ ऊपर नीचे कैस्केड लगा दिया, और वो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में नहीं है, वो ट्रायोड में है, तो वो ट्रायोड में उनकी रेजिस्टेंस काफ़ी कम होती है। तो जो आप जो पूरा GM आर नॉट टाइम्स आर नॉट आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो वो आपकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि कैस्केड आपका सैचुरेशन में नहीं है और इन ट्रायोड उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। तो फिर हमारे फायदा तो हुआ नहीं लगाने का ट्रायोड। तो ट्रायोड बेसिकली क्या हो गया, बस एक एज अ रेजिस्टर बिहेव कर रहा है, जो अपना अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कंज्यूम कर रहा है, और कुछ नहीं। तो हमें एक चीज जो रखनी है, हमें सारे ट्रांजिस्टर्स हैं सैचुरेशन में रखने हैं। अगर सैचुरेशन में ट्रांजिस्टर नहीं होगा तो गेन ज्यादा नहीं मिलेगा, और हम कैस्केड इसलिए लगाने ताकि हमें गेन ज्यादा मिले। अब अब वोल्टेज स्विंग की बात है। तो वोल्टेज स्विंग क्या है कि हम ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन में रख रहे हैं, तो आपकी लिमिट्स है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अब लिमिट क्या है कि जो मेरा आउटपुट वैल्यू है इस पे स्विंग आएगी, आपके साइन में बनी है, ये वोल्टेज ऊपर जाएगा और फिर नीचे जाएगा। अब वो ऊपर वहां तक जा सकता है जहां तक ऊपर वाले ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेशन से बाहर नहीं निकले। अब अज्यूमिंग कि मेरा ये V आउटपुट था, ये मेरा 1.5 वोल्ट था,
टिपिकली इसे कॉमन मोड था, मतलब 1.5 पे बैठा हुआ था। अब ये 1.5 से ऊपर गया है और फिर 1.5 से नीचे गया है। अज्यूम करते हैं कि ये 2 वोल्ट पे ऊपर गया है और ये नीचे 1 वोल्ट पे गया है। अब जब वी आउट मैक्स की बात आई, मतलब इस पॉइंट की बात आई, तो ऊपर ट्रांजिस्टर का वी आउट ड्राइव हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम ऊपर का मार्जिन कम कर रहे हैं या ऊपर मार्जिन कम हो रहा है, तो ऊपर आपका आउटपुट है 2 वोल्ट तक पहुंच गया। तो अब ये जो ट्रांजिस्टर हैं, इनको अगर सैचुरेशन में रखना है तो इनका अक्रॉस ड्रॉप है जो VDS है, वो वी आउट ड्राइव से ज़्यादा होना चाहिए, ये वर्स केस बराबर होना चाहिए। तो हमने यहाँ देखा वी आउट ड्राइव इसका 0.5 वोल्ट था, नीचे ट्रांजिस्टर का वी आउट ड्राइव 0.5 वोल्ट था। तो इस दोनों ट्रांजिस्टर्स के अक्रॉस वर्स केस में ड्रॉप 1 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके दोनों ट्रांजिस्टर के क्रॉस 1 वोल्ट से कम हो गया तो या तो कैस्केड सैचुरेशन निकलेगा या तो आपका मेन ट्रांजिस्टर सैचुरेशन निकलेगा। तो हमें पता है कि वी आउट ड्राइव हमें लिमिट कर रहा है ऊपर की स्विंग की, जो 1 वोल्ट है। तो अब जो मेरे सप्लाई VDD थी 3 वोल्ट थी और ऊपर मेरा मार्जिन जिसको चाहिए था 1 वोल्ट चाहिए था, तो मैक्सिमम मैं आउटपुट मैक्सिमम वोल्टेज वी आउट मैक्स से मैं वो 2 वोल्ट तक लेके जा सकता हूँ। सिमिलरली जब नीचे जाता है 1 वोल्ट जाता है, तो 1 वोल्ट ये आउटपुट है जो 1 वोल्ट पे गया, इससे पे नहीं जा सकता। सही, अगर अज्यूम करते हैं कि M8 M9 ये जो सॉरी M8 M2 9 और 10 नीचे 4 ट्रांजिस्टर हैं, उन चारों का ओवरड्राइव 1 वोल्ट से ज़्यादा हो गया तो आपकी ये वोल्टेज क्लिप होना शुरू हो जाएगी। तो जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं उनका वीओ ड्राइव डिफाइन करता है कि ये मिनिमम या मैक्सिमम वोल्टेज कितना जा सकता है, और जितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ज़्यादा होंगे उतना कैरियर ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन में रखने की उनको वीओ ड्राइव ज़्यादा चाहिए होगा। मतलब ये ऊपर 2 ट्रांजिस्टर थे तो दोनों का वीओ ड्राइव सम हो रहा था, नीचे 4 ट्रांजिस्टर थे नीचे चारों को वीओ ड्राइव सम हो रहा था। तो अब यहाँ बस फायदा तो है, गेन आपको मिल रहा है। अब गेन देखिए, ऊपर आर नोट आपकी GM आर नोट टाइम्स आर नोट थी, नीचे भी GM आर नोट टाइम्स आर नोट थी। अब ये दोनों पैरेलल में आ रहे थे। अब लेकिन मसला ये है कि ऊपर 2 ट्रांजिस्टर है और नीचे 4 ट्रांजिस्टर है जिनको मार्जिन में रखना है। अब इसका तो ये क्लियर हुआ। जी सर। अब इसका एक ऑल्टरनेट होता है कि अगर मैं एक फोल्डेड कैस्केड बनाऊं, अब फोल्डेड कैस्केड यहाँ बना लेते हैं कि फोल्डेड कैस्केड है क्या। तो फोल्डेड कैस्केड ये जो स्विंग होती है इसको हमें थोड़ा सा सेव करता है हमारी स्विंग की कहने की रेंज वगैरह जो भी है। तो अब जैसे यहाँ एक ये हमने क्योंकि टेलीस्कोप पे हमने 2 करंट सप्लाईज लगाई थी, मतलब 200 ट्रांजिस्टर लगाए थे ये M9 और M10 के पास, तो वो चीज़ हम यहाँ लगाते हैं। एक ये हम करते हैं, तो ये एक मतलब मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ फोल्ड कैस्केड। अक्सर पे बुक में उस तरह है वो डिफरेंट थिंग्स ड्रॉ करते हैं, लेकिन कनेक्शंस जो होने चाहिए वो वैसे होते हैं। तो दूसरा एक आप बुक वगैरह में देखेंगे तो कुछ बुक्स में ये फोल्डेड कैस्केड दूसरी तरह डिज़ाइन होता है, मतलब दूसरी तरह ड्रॉ होता है, लेकिन अगर इसको क्लोजली देखेंगे तो दोनों के जो सारे कनेक्शन हैं दोनों के दोनों टाइप्स के वो सेम होते हैं। तो ये हमने ऊपर भी कैस्केड लगाया हुआ है और हमने नीचे भी कैस्केड लगाया हुआ है। जैसे ऊपर ये हमारा PMOS से कैस्केड है और नीचे हमारा ये NMOS से कैस्केड है। तो एक मिनट ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब कैस्केड्स तो दोनों में है, उसमें भी था इसमें भी था। अब यहाँ फायदा क्या है, वोल्टेज स्विंग कैसे ज़्यादा मिलेगी, तो उसको एक सेकंड देख लेते हैं। इसको नंबर करते हैं, M3 M4 है, इसको M5 कर देते हैं, इसको M6 कर देते हैं, ये M7 M8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये हमारे इस केस में आउटपुट है और दूसरा आउटपुट आपका इधर है। तो अब इसके इनपुट ट्रांजिस्टर्स M1 M2 हैं, जैसे उसके भी M1 M2 थे। इसमें भी नीचे 2 ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, ये जो आपका करंट सोर्स है M11 M12, वहाँ भी हम 2 ट्रांजिस्टर करंट सोर्स लगाई थी, और ये 2 ब्रांचेस
इधर लगी हुई है। तो फोल्डेड कैस्कोड बेसिकली आपका इनपुट है वो आउटपुट पे फोल्ड हो रहा होता है। अब जो इधर लेफ्ट साइड पे जो आपकी ड्राइंग थी उसमें आपका क्या था कि आपका जो इनपुट था ये और आपका आउटपुट ये एक ही ब्रांच मतलब एक ही साइड पे था। इस केस में आपका जो इनपुट है वो और आपका आउट इनपुट है वो बेसिकली आपका फोल्ड हो रहा है आपके आउटपुट वाली ब्रांच में। तो इसको तभी फोल्ड कैस्कोड कहते हैं। अब इसमें फायदा क्या है, इसका पहले गेन देख लें हम। तो नीचे वाली साइड में जो गेन था कि अगर मैं ROL निकालूं तो वो क्या होगा, मतलब नीचे इसकी रेजिस्टेंस क्या बनेगी? ये होगी GM8 ROUT 8 ROUT 10। ठीक है, तो ये तो नीचे वाली रेजिस्टेंस है, ये सबको पता है कैसे निकलती है। कैस्कोड होता है उसका GM R0 फैक्टर आता है और जो मेन ट्रांजिस्टर का सिर्फ R0 फैक्टर आता है। तो ये वो वैसे ही है जैसे हमने लेफ्ट साइड पे निकाली थी। अब ऊपर की थोड़ी सी ट्रिकी होती है, लेकिन अगर आपको स्टेप्स क्लियर होना कि ये कैसे आता है तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ऊपर की रेजिस्टेंस है वो क्या होती है? ऊपर की रेजिस्टेंस अगर मैं देखूं तो ये M6 मेरा कैस्कोड है, तो ये मेरा GM6 और R06 जो कैस्कोड है। तो इसका जैसे नीचे M8 की रेजिस्टेंस आई थी वैसे ही ऊपर भी आएगी। अब यहाँ इस ब्रांच में ना, इसको अगर मैं ये ग्रीन नोट दे दूं, सही, तो यहाँ दो ट्रांजिस्टर स्प्लिट हो रहे हैं, सही, एक ऊपर M4 है और एक M2 है। अब बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है कि इसकी जो R0 है और इसकी जो R0 है वो पैरेलल में आ रही है। ये मतलब हर ट्रांजिस्टर के पास R0 होती है रेजिस्टेंस की। तो इसके ऊपर जो इसकी R04 है और R02, क्योंकि नोड एक ही है इसका, और इवेंचुअली स्मॉल सिग्नल में VDD या ग्राउंड जाते हैं और इसको हम ग्राउंड अज्यूम करते हैं। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी R04 टाइम्स R02। तो ये फॉर्मूला समझ आया किसी को कैसे आया? तो नीचे तो सेम है आपका, ऊपर आपका GM6। स्प्लिट हो गया ना वहाँ पे, आपने जिस तरीके से बताया कि भाई दो हिस्सों में पैरेलल ब्रांचेस बन गई उसकी। हाँ, तो ये ऊपर जो आपका R0, सॉरी थोड़ा गंदा हो गया, R04 आपका जो सही और आपका जो R02 है ये आपस में पैरेलल में आ गए। तो अब इसको मैं अगर गौर से देखूं, थोड़ा सा अज्यूम करते हैं कि R04 R02 आपकी क्या बहुत हाई है या R04 बहुत हाई है, तो ये R04 पैरेलल विद R02 अज्यूम करते हैं एक R0 बन रही है। दोनों बहुत हाई वैल्यू है तो इफेक्टली R0 बन रही है। तो ऊपर की जो नीचे की जो रेसिस थी वो GM और दो R0 आ रहे थे। इफेक्टिवली ऊपर की रेसिस भी GM और दो R0 आ रहे हैं। तो अब देखा जाए तो टेलीस्कोपिक जो था इस साइड पे जो आपका 1 डिजाइन था और यहाँ पे 2 डिजाइन है, तो टेलीस्कोपिक में भी आपकी जो ओवरऑल रेसिस थी उसमें भी नीचे और ऊपर में GM R0 टाइम्स R0 था, और इस फोल्डेड कैस्कोड वाले सर्किट में भी दोनों ऊपर और नीचे में GM R0 टाइम्स R0 था। ये तो रेजिस्टेंस कह सकते हैं हम ओवरऑल सेम है। अब वो वैल्यू से डिपेंड करते हैं कि थोड़ा बहुत फर्क आएगा, लेकिन जो फैक्टर था वो सब में सेम आ रहे दोनों। इसका गेन अगेन जैसे हमारे टेलीस्कोप का था वही होगा। इसका GM इनपुट है तो GM2 है और R0 L बोल रहा हूँ उसको मैं, और R0 U बोल रहा हूँ अगर मैं, तो जैसे GM2 इसका या गेन, GM मान ले हमारी मर्जी के इनपुट तो हमारे पास दोनों तरफ ही अप्लाई हो रहा है। हाँ उसका हाफ सर्किट देखेंगे तो कोई भी लिखते हैं दोनों, और दोनों सेम होंगे क्योंकि उसका साइज सेम रखा हुआ है, सब कुछ सेम है तो सेम होगा। तो अब इसमें टेलीस्कोपिक में और फोल्डेड कैस्कोड में हम अज्यूम कर रहे हैं कि अभी गेन वो वैल्यू से डिपेंड करता है ऑब्वियसली, लेकिन गेन दोनों का सेम है, दोनों की रेजिस्टेंस सेम है। अब लेकिन फायदा यहाँ क्या है? फोल्ड कैस्कोड फायदा है, अब मैं आपको V0 मैक्स निकालने को बोलता हूँ तो वो क्या होगा, VDD माइनस
V overdrive of 4 plus V overdrive of 6, सही है, क्योंकि VDD आपका ये है, आउटपुट आपका ये है जो स्विंग आ रही है इधर, तो ऊपर दो ट्रांजिस्टर्स हैं M4 और M6, इन दोनों का V overdrive माइनस होगा। ये अगेन बिल्कुल सेम है जैसा आपका टेलीस्कोपिक में होना था। अब फायदा आपको है ना V नॉट मिन में नजर आएगा। अब देखें V नॉट मिन में क्या होना चाहिए, मतलब V नॉट मिन क्या होगा, किस किस का V overdrive आएगा? M8 और M10। एग्जैक्टली M8 और M10 का आएगा, तो V overdrive ऑफ 8 और V overdrive ऑफ 10। अब यहाँ देखें हमने क्या था कि गेन बराबर था, डिस्टेंस बराबर थी। अब ये जो आउटपुट ब्रांच है ना, इसमें एक पाथ में 4 ट्रांजिस्टर आ रहे हैं सर, और इस टेलीस्कोपिक में जो डिजाइन वन था इसमें पाथ में 6 ट्रांजिस्टर आ रहे थे। तो V नॉट मैक्स तो आपका सेम आ रहा था, दो थे, लेकिन V नॉट मिन में आपका टेलीस्कोपिक में मार्जिन कम था और आपका फोल्डेड कैस्केड में मार्जिन ज्यादा है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि हमारी आउटपुट स्विंग है, वोल्टेज स्विंग है, वो फोल्डेड कैस्केड में ज्यादा होती है, क्योंकि आपके आउटपुट ब्रांच में आपके ट्रांजिस्टर कम है और जितने कम ट्रांजिस्टर है उतना आपको वोल्टेज स्विंग ज्यादा मिलेगी। हम ये चीज आप टेलीस्कोपिक में हम ले आते थे, लेकिन हम कैस्केड नहीं लगाते थे। हमने अगर से ऊपर मेन ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है, नीचे मेन ट्रांजिस्टर लगाए हुए हैं, और कैस्केड नहीं तो वही पाथ में 4 ट्रांजिस्टर आ जाएंगे, लेकिन खराब हो गेन जाएगा। नहीं मिलेगा, गेन खराब हो जाएगा। तो फोल्ड कैस्केड थोड़ा सा कह लें बेहतर होता है इस रिस्पेक्ट से कि आपको वोल्टेज स्विंग ज्यादा चाहिए होती है, तो वो यहाँ आपको मिल जाती है। तो अब जैसे इस केस में मैं जो आउटपुट है ना उसको मैं VDD/2 पे भी ना रख सकता हूँ, मतलब मैं इसका जो मेरा आउटपुट है इसका जो मिड पॉइंट है ना, क्योंकि आप देखिए जो भी आपको स्विंग चाहिए होती है ना वो किसी मिड पॉइंट पे होती है। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि 2 वोल्ट पे जाए और ये नीचे 1 वोल्ट पे जाए, तो मैं एक तरह से कह रहा हूँ कि मेरा जो कॉमन मोड है या जो सेंटर पॉइंट है वो 1.5 होता है। तो हम फोल्डेड कैस्केड में ना हम आउटपुट को ना सेंटर पॉइंट पे रख सकते हैं, क्योंकि ऊपर मेरे पास 2 ट्रांजिस्टर है जिनको मुझे सैचुरेशन में रखना है और नीचे मुझे 2 ट्रांजिस्टर जिनको सैचुरेशन में रखना है। टेलीस्कोपिक में एक मसला ये होता है, अगर मैं इसको मिड पॉइंट पे रख दूंगा ना 1.5, तो ऊपर तो 2 ट्रांजिस्टर नीचे 4 ट्रांजिस्टर हैं। तो मेरे लिए बेहतर ये होगा कि मैं इसको थोड़ा सा हायर लेवल पे डिजाइन करूं। मान लीजिए इसको हो सकता है कि आउटपुट को मैं 1.5 पे था, तो इसके मैं इसको 2 वोल्ट पे रख दूं। तो ऊपर ऊपर मेरे 2 ट्रांजिस्टर हैं, उनके लिए मैंने 1 वोल्ट छोड़ा हुआ है क्योंकि 3 वोल्ट है, और नीचे मेरे 4 ट्रांजिस्टर हैं। तो ऐसे आउटपुट कॉमन मोड है ना आपका ज्यादातर सेंटर पे नहीं बैठता टेलीस्कोपिक। फोल्ड कैस्केड में आप उसको सेंटर बैठा सकते हैं। तो अब ये चीज कहने के फोल्ड कैस्केड फायदा होता है। तो ये आपको गेन का आपको ज्यादा ले सकते हो, आपको वोल्टेज का मसला नहीं होता। और टेलीस्कोपिक में अगर मुझे वोल्टेज चाहिए होती तो लोग 2 स्टेज पे जाते हैं, तो एक और स्टेज लगा के उसका गेन इंप्रूव करते हैं। तो फोल्ड कैस्केड में सिंगल स्टेज से आप गेन लेके चल सकते हैं। मतलब सेकंड स्टेज एक तरह से ये होता है कि मेरा आउटपुट है पहले स्टेज का, वो एक और ऑप एम्प के इनपुट पे जा रहा है और उसका जो आउटपुट होगा वो 2 स्टेज का आउटपुट होगा। तो वो 2 स्टेज से आप बना सकते हैं, लेकिन फोल्ड कैस्केड का इस तरह से फायदा होता है सिंगल स्टेज से आप गेन ले सकते हैं। तो ये क्लियर है किसी को? फिर मैं हम थोड़ा आगे जाते हैं कि सर ये क्लियर है यहाँ पे। अच्छा मुझे कोई बताएगा कि कॉमन सोर्स और कॉमन ड्रेन का आप लोगों ने स्मॉल सिग्नल पढ़ा था? जी सर पढ़ा हुआ है, कॉमन सोर्स का पढ़ाया है। ठीक है, तो कॉमन सोर्स का अगर मैं बेसिक स्पेक्स पे जाऊं तो इसकी RN क्या होती है? इसकी RN जो है वो इनफाइनाइट होती है कॉमन सोर्स की। ठीक है, अब मुझे कोई और बताएगा इसकी आउटपुट क्या होती है? सर इसकी आर आउट जो है वो तकरीबन कोई और बताएगा? कोई और बताएगा? इसकी RL क्या होती है? RL RL अगर लगा हुआ नहीं है तो इसकी ROT होगी R0 होगी। RD RD भी। हाँ मतलब ऊपर अगर इसकी एक रेजिस्टर लगा देते हैं हम्म तो
आप लोग उसको देख रहे हैं जो हमने ऐसे देखा था आर नॉट पैरेलल आर डी कह सकते हैं। तो इस केस में आपकी आर नॉट आउट है, वो आपकी आर नॉट पैरेलल विद आर डी होती है, और क्योंकि आर डी छोटी वैल्यू है तो इफेक्टिवली वो आर डी के बराबर होती है। जी। लेकिन अगर कुछ आर डी नहीं लगा हो तो इसकी एक अपनी रेसिस होती है, तो और इसकी अगर अपनी पैरेलल रेसिस नहीं होती है। लेंगे तो फिर आर नॉट भी खत्म हो जाएगा। तो लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि आपका आर इन और आपका जो आर आउट है वो ये होती है कॉमन ड्रेन या सोर्स फॉलोअर, उसकी आर इन क्या होती है? इनफाइनाइट। अगेन इनफाइनाइट, क्योंकि जो भी आपका इनपुट गेट पे आ रहा है तो गेट पे इनपुट इनफाइनाइट होती है। आर आउट क्या होती है इस केस में? 1/GM। 1/GM। गुड। तो ये दो चीज़ें हमें पता है कि आपकी आर इन आर आउट आपकी कॉमन सोर्स कॉमन ड्रेन में क्या होती है। तो एक चीज़ जो सर ने जिक्र की थी, वो सर ने कहा था कि आपका अगर ओटा है उसके आगे अगर मैं एक बफर लगा देता हूँ तो ये जो ओवरऑल बनता है ये क्या बनता है? ये आपका ओटा है, पैम बनता है। ये बफर, तो ये ओवरऑल जो बनता है वो ओपैम्प बनता है। तो अभी हम जो भी डिजाइन देख रहे थे वो हम ओटा का देख रहे थे, जो आपका टेलीस्कोपिक ओटा था और आपका जो फुल कैस्कोड का ओटा था। और अक्सर आपके मुंह से हम से निकल जाता है कि हम ओपैम्प बोल देते हैं, लेकिन ओटा होता है क्योंकि आपका आउटपुट कॉमन सोर्स है। तो अब ओटा और ओपैम्प में बेसिकली डिफरेंस एक बफर स्टेज होता है, तो जिससे हमें फायदा होता है। अच्छा, अब लोड है ना, वो आपके जैसे अगर मैं हम बिल्कुल सिंपल पे जाते हैं, सिंपल डिजाइन पे जाते हैं कि एक मेरा ये इनपुट है, ये मेरा आउटपुट है, इसको M1 बोल देते हैं, इसको M2 बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी VDD है, ये हमारा VSS है। तो इस केस में अगर मैं आर आउट निकालूंगा तो मुझे पता है इसकी आर आउट क्या आएगी, R01 पैरेलल विद R02, और सर गेन हमें पता है कि वो GM1 टाइम्स R01 पैरेलल R02 होता है। ठीक है, अब ये तो आप लोगों को पता है ना, बिल्कुल हम बेसिक्स पे जा रहे हैं जो कुछ क्लासेस पहले किया था। ठीक? अब लोड है वो आपकी दो किस्म के होते हैं, ठीक? मतलब हम दो किस्म के लोड कंसिडर करते हैं। सही, एक अगर मैं आउटपुट पे जैसे आउटपुट की जगह में एक कैपेसिटर लगा दूं, ठीक? तो एक लोड मैंने कैपेसिटर लगा दिया, मैंने कुछ भी रख दिया, इसको CL रख दिया, मैंने 1 पिको रख दिया। तो अब ये कैपेसिटिव लोड लगाया मैंने आउटपुट पे, अपने आउटपुट ब्रांच पे मैंने कैपेसिटिव लोड लगाया। अब मुझे बताएगा मेरे गेन को फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अगर मैं 1 पिको लोड लगाता हूँ, अच्छा गेन के अब गेन दो हैं, सही है, एक आपका DC गेन है और एक आपको थोड़ा सा हाई फ्रीक्वेंसी गेन है या फ्रीक्वेंसी गेन है। ठीक? तो DC गेन में कैपेसिटर क्या होता है? ओपन सर्किट होगा। ओपन होता है, ओपन। ओपन सर्किट होगा। तो इफेक्टिवली अगर मैं CL की इम्पीडेंस में कह लेता हूँ मेरी XL है, जिसको हमने कह दिया 1/2 पाई बहुत होगी ये। FC। ठीक है, तो अब मेरी इसकी इम्पीडेंस इनफाइनाइट हो गई, तो मेरा ओवरऑल R आउट क्या हो गया?
वो मेरा हो गया R01 पैरेलल विद R02 पैरेलल विद इनफाइनाइट। तो एक्सेल है, अगर चलिए एक्सेल को हम ऐसे करते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं एक्सेल। तो मेरे आर आउट का फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एक्सेल तो इनफाइनाइट है, तो एनीथिंग पैरेलल विद इनफाइनाइट इज जो एनीथिंग है वही रहती है, इनफाइनाइट फैक्टर इंक्लूड करेंगे के फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कैपेसिटिव लोड आपके डीसी गेन पे फर्क नहीं लाता। अब जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ना, आपका कैपेसिटिव लोड इफेक्ट करता है। वो आप कैसे इफेक्ट करता है कि जैसे मैं इसको कह लूँ कि 1 मेगा पे हमारी कोई फ्रीक्वेंसी है, उस पर गेन क्या आना चाहिए। अब कैपेसिटर नहीं लगा तो आपको पता है कि भाई ट्रांजिस्टर तो जैसे चल रहे हैं वैसे चलेंगे, AVGM R01 R02 है, वही गेन आएगा आपका। अब 1 मेगा पे आपकी जो XL है उसकी वैल्यू चेंज हो गई, क्यों? क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। अब जितनी मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता रहूँगा, 1 मेगा पे चला गया मैं, नहीं? तो इफेक्टिवली मेरी XL है वो कम हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी जैसे मैं बढ़ाता रहूँगा ना, तो मेरी XL कम होती रहेगी और वो मेरा R आउट कम करेगी। तो इफेक्टिवली जो यहाँ R01 पैरेलल विद R02 और पैरेलल विद XL था, अब XL का इफेक्ट आएगा। अब वो रिलेशन है कि R01 R02 की वैल्यू क्या है, लेकिन XL का इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो हम प्लॉट कर रहे थे ना उस दिन। तो हमने देखा था कि डीसी गेन पे हमारा कुछ फर्क नहीं आता, फिर एक पॉइंट होता है, वहां से आपका गेन गिरना शुरू होता है। तो ये गेन इसलिए भी गिरा होता है कि आपका आउटपुट पे कुछ लोड लगा होता है, हमने सर्किट में कैपेसिटिव लोड भी लगाया होता है। नहीं, तो ये जो आपका ओटा है ना, ये हम कह सकते हैं कि कैपेसिटिव लोड है, ये ड्राइव करता है। क्योंकि आप हायर फ्रीक्वेंसी पे जा रहे हैं तो फिर आपका रिस्पांस गिर रहा है, लेकिन लोअर फ्रीक्वेंसी पे आपका रिस्पांस नहीं गिर रहा होता। तो अब जैसे मैं अगर इधर तक मेरा वो है रेंज है जो भी, तो मुझे तो गेन मिल गिर ही नहीं रहा। इनफैक्ट अगर मैं चाहूँ तो यहाँ तक भी मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ, लेकिन एट अ लिमिटेड गेन पे, कि अगर मेरा यहाँ 1000 है और यहाँ मेरा 500 है जो भी, मैं 500 गेन ले सकता हूँ। तो इस ओपैम्प से इस फ्रीक्वेंसी तक भी, लेकिन बहुत आगे मैं फ्रीक्वेंसी प्लॉट करूंगा तो मेरा गेन ही नहीं आएगा। सही, तो एक तरह से कहते हैं कि ओटा है वो कैपेसिटिव लोड हमारा दे सकता है, हमें कैपेसिटिव लोड पे ड्राइव कर सकते हैं हम एज ए ओटा। आप मैं अगर एक इसको इवॉल्व करूँ डिजाइन कर कसम, मैं एक इसके आउटपुट पे एक में RL लगा देता हूँ। अज्यूम करते हैं RL मैंने लगा दी 1K की। अब मेरे R आउट क्या हुआ, मेरे R आउट में R01 पैरेलल विद R02 पैरेलल विद XL पैरेलल RL आ गया। अब मसला ये हुआ कि R01 और R02 थी, वो तो काफ़ी हाई वैल्यूज होती हैं, मतलब मेगाज में होती हैं। अज्यूम करते हैं R01 R02 हमारी 1 मेगा थी, 1, और ये भी हमारी 1 मेगा थी। ठीक, तो 1 मेगा पैरेलल विद 1 मेगा 0.5 मेगा था, और अज्यूम करता हूँ कि मेरा अगर 2 मिली मेरा GM था, तो 2 मिली GM पैरेलल 0.5 मेगा कितनी होगी? 1000 होगा, कोई कंफर्म कर लीजिएगा। 1000 होगा। तो गेन हमारा 1000 होगा। अब एक्सेल तो कह लेंगे लोअर फ्रीक्वेंसी का फर्क पड़ता नहीं था। अब अगर मैंने 1K रजिस्टर लगा दिया, अब 1K है वो इस आउटपुट पे R01 R02 के पैरेलल में आ रहा है। तो R01 1 मेगा पैरेलल विद 1 मेगा पैरेलल विद 1K। एक्सेल तो हम काउंट ही नहीं करें अभी डीसी वगैरह पे। तो डीसी पे मेरी R0 क्या हो जाएगी? 1K हो जाएगी। तो अगर मेरा ये 1 मेगा है और ये 1 मेगा है, ये इनफाइनाइट था और ये 1K था, तो मेरा जो आउटपुट है वो मेरी इफेक्टिवली 1K हो जाएगी। अब मुझे बताएं वो गेन क्या बनेगा, जो मेरा यहाँ 1000 आ रहा था,
अब मेरा गेन क्या बनेगा? 2 2 गेन मेरा 2 हो जाएगा। चलिए मेरा 1 मिली, हो जाएगा, हो सॉरी 2 जाएगा। मिली टाइम्स 1 के बिल्कुल 2। मैं कह सकता हूँ कि कैपेसिटिव लोड तो ड्राइव कर सकता है, मतलब कैपेसिटिव लोड पे उसको इतना फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टिव लोड ड्राइव नहीं कर सकता। रेजिस्टिव हम देखा, हमने 1 के लगा दिया तो वो हमारा ओटा ड्राइव नहीं कर सकता। कुछ केसेस 50 ओम्स वगैरह लगे होते हैं। इवेंचुअली आप जब 741 आप चलाते हैं ना इसको, 741 को मतलब डिज़ाइन करते हैं या कभी किसी ने सिमुलेशन में चलाया हो 741 ओप एम्प, तो जैसे हम आउटपुट लोड कम करते रहते हैं हमारा गेन कम होता रहता है। तो क्यों, वो जैसे यहाँ नजर आ रहा है अभी, अगर मैं 1K की जगह में 10 मेगा या 20 मेगा लगा दूँ मेरा गेन 1000 ही आएगा, लेकिन मैं रेजिस्टेंस 1K कर दी तो मेरा गेन 2 हो गया। अब मैं रेजिस्टेंस 0.5K कर दूंगा तो मेरा गेन 1 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस कम करने से मेरा गेन इफेक्ट हो रहा है। तो अगर कोई ओटा या कोई सर्किट है जो आपका रेजिस्टिव लोड ड्राइव नहीं कर सकता, तो मतलब वो फिर फायदा नहीं है आपको। रेजिस्टिव लोड के लिए आपको कुछ और डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो अब यहाँ है ये, यहाँ का आपका एज ओप एम्प काम आता है। तो ओटा जो है वो आपका रेजिस्टिव लोड ड्राइव नहीं कर सकता, कैपेसिटिव लोड ड्राइव कर सकता है। ठीक? तो अब हम चाहते हैं ओप एम्प कैसे बनता है। ठीक? तो अगर उससे पहले हम नमाज की ब्रेक लेते हैं 5 मिनट की, 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं, फिर हम ओप एम्प पे आते हैं कि ओप एम्प कैसे होते हैं। चलिए ठीक है, ओके तो पॉज कर लो 10 मिनट के लिए। ये पॉज कर लेता हूँ। तो सही, हमने ओटा देखा था। ओटा जो हम बनाते आते टेलीस्कोपिक का फोल्ड कैसोल, इसका एक सिंपल वर्जन देखा था, सिंगल एंड कॉमन सोर्स। एक स्टेज है, इसके आउटपुट पे कैपेसिटिव लोड तो डीसी गेन पे या लोड फ्रिक्वेंसी पे आराम से ड्राइव कर लेता है। हायर फ्रिक्वेंसी थोड़ा सा इसका इफेक्ट आना शुरू होता है, जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना जल्दी इफेक्ट आएगा। RL हमने देखा था कि 1K का भी अगर लगा दें तो वो ओवरऑल गेन सिस्टम का गिरा देता है। 1 मेगा आपकी R0 1 मेगा R0 थी, तो 1K का रेजिस्टर्स का गेन 1000 से आपका कुछ 1-2 मैग्नीट्यूड में ले आता है। तो अब इसके लिए एक बफर स्टेज लगाया जाता है। अब बफर स्टेज यहाँ का ड्रॉ कर लेते हैं कि अभी पीछे तो वही स्टेज है, हम इसको चेंज नहीं कर रहे। पीछे हमारा ये इनपुट है, ये कॉमन सोर्स स्टेज है और ये आपका आउटपुट है। ये आपका सॉरी ये VDD है। अब इसके आगे अगर मैं एक और स्टेज लगा दूं, जैसे हमने देखा था कि ओटा के आगे एक बफर लगा था तो वो ओप एम्प बन रहा था। सिमिलरली इसके आगे मैं एक बफर लगाऊं, हम बफर कॉमन ड्रेन को कहते हैं। वो क्यों कहते हैं उसको देखते हैं। अब जैसे अगर मैं एक और स्टेज लगा दूं इसके आउटपुट पे, एक मैं RS लगा देता हूँ, ये VDD है और इसका आउटपुट अब इवेंचुअली हम यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 स्टेजेस हैं आपके इस सर्किट में। पहले सर्किट में क्या है कि ये कॉमन सोर्स है जो यहाँ से आपका इनपुट से यहाँ INT तक आपका एक स्टेज हो रहा है। और अब पहले स्टेज का आउटपुट जो है, जो ये नोड था, इसको मैं A कह लेता हूँ, वो दूसरे एक कह लें कि दूसरे स्टेज में किसी ट्रांजिस्टर के गेट पे जा रहा है। और ये कॉमन ड्रेन इसलिए है क्योंकि इसका इनपुट गेट पे आ रहा है, आउटपुट इसका सोर्स पे आ रहा है और ड्रेन कॉमन है। तो अब अगर मैं इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस देखूं, ठीक है, तो इसमें 2 स्टेजेस हैं, तो इसका ओवरऑल जो गेन होगा वो क्या होगा, A1 टाइम्स A2 होगा, क्योंकि एक 2 अलग स्टेजेस हैं। तो अब इसकी जो आउटपुट रेजिस्टेंस होगी वो A1 की अलग होगी, A2 की अलग होगी। अगर मैं इसको M1 M2 कह लेता हूँ, इसको M3 कह लेते हैं,
तो पहले तो अब मुझे कोई एक बात बताएं कि चले हम A1 फाइंड आउट करते हैं। तो A1 आपका क्या है, GM1 है, टाइम्स क्या होना चाहिए, अगर मैं पहले स्टेज का आउटपुट ये है ना, जो हम INT बोला या नोड A बोला हुआ है, तो पहले स्टेज का गेन क्या होना चाहिए, GM1 आपका इनपुट ट्रांसफर, और इसकी कौन सी आर नोट आनी चाहिए, कौन सी आनी चाहिए, दोनों आनी चाहिए। इस पॉइंट पे अगर मैं R01 एक तो R01 पैरेलल विद R02 पैरेलल विद, इसको Rn कह देते हैं और Rn3 बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए ये एक नोड है, सही, इस पे 3 ट्रांजिस्टर्स लगे हुए, एक ये M1 का आप कह लें कि R0 आएगी, ऊपर M2 की R0 आएगी, और M3 की इनपुट कहने कॉमन ड्रेन है, इसकी इनपुट रेजिस्टेंस कह लूँ या फिर इसकी गेट रेजिस्टेंस आएगी। तो Rn3 जो गेट पे कनेक्ट हुआ हुआ है, गेट पे क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है, तो हम इसको इग्नोर करते हैं। तो मैं इफेक्टिवली कहता हूँ कि जो मेरा पहले से गेन है वो GM टाइम्स R01 पैरेलल विद R02 है। तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो हमने ऊपर देखी थी कि ऊपर वाले स्टेज में वही हमने देखा था, GM1 आपका जो है वो R01 टाइम्स R02 है। तो एक चीज़ हमें क्लियर है कि इसके आउटपुट में अगर मैं किसी ट्रांजिस्टर का गेट लगा देता हूँ तो उसकी रेजिस्टेंस पे इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि उसकी गेट की रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, तो वो ओवरऑल इफेक्ट लाती नहीं है आपकी ओवरऑल रेजिस्टेंस पे। तो इसकी अगर मैं आउटपुट यहाँ से देखूँ, आगे स्टेज लगा हुआ हो, कोई गेट लगा हुआ हो या नहीं लगा हुआ हो, पहले स्टेज का गेन पे इफेक्ट नहीं आएगा, वो पहले से गेन आपका वही GM1 टाइम्स R01 पहले R02 है, वही रहेगा, सही। तो A1 तो हमने कहा कि वो A1 तो वही चीज़ रहेगी। अब A2 क्या है बेसिकली, तो अब A2 अगेन आपका क्या होता है, अब A2 में अगर मैं सेकेंड स्टेज गेन देख रहा हूँ तो मुझे कोई बता सकते हैं कि GM किस ट्रांजिस्टर का आएगा, तो इस केस में मेरा जैसे पहले स्टेज का इनपुट M1 था, तो हम पहले स्टेज गेन में GM1 का लेते थे। अब क्योंकि मैं आगे स्टेज है जो हमने कहा कॉमन ड्रेन है, उसका मैं गेन फाइंड कर रहा हूँ, तो उसका इनपुट इस M3 पे आ रहा है, M3 गेट पे आ रहा है, तो मेरा जो GM आएगा वो M3 का आएगा, क्योंकि ये सेकेंड स्टेज है, इसका इनपुट मेरा मतलब ये सेकेंड स्टेज का इनपुट है, और वो ट्रांजिस्टर है जो मेरा इनपुट ट्रांजिस्टर M3 है, जैसे पहले स्टेज का इनपुट ट्रांजिस्टर M1 था, तो इनपुट ट्रांजिस्टर का GM आता है, तो पहले में GM1 आया था, इसमें GM3 आएगा। अब यहाँ मुझे कोई बता सकता है कि आउटपुट रेजिस्टेंस क्या बनेगी, मतलब पहले स्टेज में तो हमने आर रेजिस्टेंस देखी थी R01 पैरेलल विद R02 थे, अब मैं आउटपुट पे ये देख रहा हूँ, तो एक ऊपर की रेजिस्टेंस और नीचे की रेजिस्टेंस पैरेलल में आएगी, तो ऊपर क्या लगा हुआ है, M3 उसके R03 ऊपर M3 लगा, बिलाल कहता है R03 आएगी, कोई डिनाई तो नहीं करता, या फिर करते हैं सब, किसी और कोई आइडियाज है, मतलब ऊपर रेजिस्टेंस क्या आनी चाहिए, चलिए R03 तो नहीं आएगी, सही। नहीं आई। अब मैं इसको ब्रेक करता हूँ कि एक ये है कॉमन ड्रेन, इसका इनपुट ये है, इसका आउटपुट ये है, तो कॉमन ड्रेन की आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होती है, 1/GM 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 होती है, क्योंकि मैं इसकी आउटपुट इसका सोर्स है और मैं सोर्स देख रहा हूँ, ठीक है, तो ये इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 1/GM होती है। तो सिमिलरली M3 मैं कह रहा हूँ कॉमन ड्रेन है, क्योंकि इनपुट गेट पे है, आउटपुट सोर्स पे है, तो मैं आउटपुट
नोड पे मैं इसकी रेजिस्टेंस देखूंगा तो सोर्स पे देख रहा हूँ, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या आएगी 1/GM3 आएगी, और नीचे मेरा RS लगा हुआ है तो इसकी रेजिस्टेंस RS आएगी। तो मेरे सेकंड स्टेज का गेन ये बनता है, GM3 इसकी GM है और रेजिस्टेंस है 1/GM3 पैरेलल विद RS। अब RS की वैल्यू यहाँ क्रिटिकल है। अब क्योंकि मैं कॉमन ड्रेन यहाँ बफर कह रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मुझे इसको एज अ बफर ट्रीट करना है तो बफर में गेन क्या होता है 1 होता है, मतलब जो इनपुट है वही आउटपुट होगा। तो अज्यूम करते हैं कि मेरी 1/GM है वो बहुत लेस है RS से, मतलब मैं चलिए RS अज्यूम कर लेते हैं 1K है और 1/GM3 मेरी 10 है, तो मतलब 10 बहुत छोटी वैल्यू है 1K से। तो मैं ये कह सकता हूँ कि RS यहाँ इग्नोर कर दें, मतलब कोई अगर, क्योंकि 1/GM अगर बहुत छोटी RS से तो 1/GM डोमिनेट करेगा, तो 1/GM पैरेलल विद RS इफेक्टिवली 1/GM ही होती है। तो अब इसको अगर मैं लिखूं तो मैं क्या यहाँ बोल सकता हूँ कि मेरा A2 का गेन है वो 1 है, ये मैं कह सकता हूँ ना। GM3 कैंसिल हो जाएंगे। GM3 और 1/GM3 कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो ये अब आपका कॉमन ड्रेन का एज अ बफर ट्रीट हो रहा है कि इसका गेन 1 है इफेक्टिव, और ये 1 आपका बेस्ट केस है कॉमन ड्रेन में, 1 से ज़्यादा कभी ला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैं GM अज्यूम कर लेते हैं मैं GM3 10 से और कम कर दूं तो मेरा ये GM भी कम होगा, तो इफेक्टिवली GM3 डिवाइड बाई GM3 1 ही रहेगा। ठीक है? तो ये बेस्ट केस होता है जब आपका कॉमन ड्रेन है वो आपका 1 गेन प्रोवाइड करता है। वर्स्ट केस क्या होता है कि अगर RS की वैल्यू मतलब इतनी है कि वो इफेक्ट ला रही, ठीक है? मतलब कह लेते हैं अगर GM 1/GM मैंने कहा था कि मेरा 10 है अज्यूम कर लेते हैं और ये मेरा RS मेरा 20 है, तो क्या होगा अब 10 पैरेलल जैसे, और यहाँ अगर ये 1/GM3 10 है तो GM3 क्या होगा 0.1 होगा, यही हमने कहा था ना, क्योंकि 1/GM3 अगर मेरा 10 है तो उसका इनवर्स 0.1 होगा। तो जब हम इसको RS इग्नोर कर रहे थे तो 0.1 टाइम्स 10 1 होता था। अब ये लेकिन ये वो केस था जब मेरा RS की वैल्यू बहुत हाई थी। अब अज्यूम करते हैं कि RS की वैल्यू कम हो गई 20 हो गई, तो 10 पैरेलल विद 20 कितना होता है? 6.67 होता है, और 0.1 टाइम्स 6.67 कितना होगा? ये तकरीबन 15 आ रहा है गेन, 1.5 सॉरी 1.5 गेन आ रहा है। नहीं, एक मिनट रुकिए मैं चेक कर लेता हूँ। अभी हमने कहा था कि कॉमन ड्रेन का गेन 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 0.6 तो 10 पैरेलल विद 0.6 आ रहा है। 6, ठीक है। तो अब इस केस में हमारा गेन है 0.67 आ रहा है। तो अब मेरा यहाँ मसला क्या होगा कि हम जैसे ओटा का गेन हमने कहा था कि वो था GM1 टाइम्स R01 पैरेलल विद R02। तो बेस्ट केस मेरा वो होगा कि मैं अगर कॉमन ड्रेन स्टेज लगा रहा हूँ और उसका गेन 1 हो तो मेरा ओवरऑल गेन है वो जो पहले स्टेज का गेन है वो ही रहेगा, मतलब A1 का जो गेन है, A2 का गेन तो 1 है, तो ओवरऑल गेन है वो इफेक्ट नहीं होगा। तो हम तो आगे एक स्टेज लगा रहे हैं, हम ये तो नहीं चाह रहे कि उसमें हमें मजीद एटीन्यूएशन मिले, तो फिर एक तरह से हम गेन कम कर रहे हैं। तो बेस्ट केस हमारा A2 1 है। अब मसले ये आते हैं कि RS आप यहाँ बड़ा लगाते हैं ना, अगर मैं RS की वैल्यू बड़ी कर दूंगा तो क्या होगा, मेरे RS के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, और वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, ये सैचुरेशन से निकलना ट्रांजिशन शुरू कर देगा। क्योंकि देखिए हो क्या रहा है यहाँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा देख सकूँ कि मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ,
ठीक है। अब एक चीज हमें पता है कि टोटल गेन जो हमारा वो है A1 टाइम्स A2। अब अगर मैंने पहले से गेन मेरा अज्यूम कर लें 1000 है, तो मैं चाहूँगा मेरा कॉमन ड्रेन है या बफर है उसका गेन 1 होना चाहिए, तो मेरा 1000 आ जाए। ठीक है, लेकिन अभी जैसे A2 आपका 0.67 हो गया, तो अब आपका टोटल गेन क्या हो गया 1000 टाइम्स 670 0.67 670 हो गया। 670 अब यहाँ पर गेन कम हो रहा है, यहाँ पर गेन कम हो रहा है। ठीक है, तो पहले 1000 था जो आपने रखना था, कॉमन ड्रेन लगा दिया, आपने गेन कम कर दिया। तो अब यहाँ थोड़ा चैलेंज होता है कि हमें आर एस की वैल्यू इतनी बड़ी रखनी है कि हमारा 1/GM पैरेलल विद आर एस, ये कंडीशन हमारी वैलिड हो और आर एस इग्नोर कर सकूँ। लेकिन अगर मेरी आर एस की वैल्यू बढ़ गई, तो जैसे रिकॉल करें कि टेलीस्कोपिक में आर डी लगा था, उसकी वैल्यू हम बढ़ा रहे थे तो वो अक्रॉस अपने ड्रॉप ले रहा था। सिमिलरली अगर आर एस की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, इसके अक्रॉस ड्रॉप बढ़ेगा। सही, इसके अक्रॉस ड्रॉप बढ़ेगा तो ये वोल्टेज है ये ऊपर जाएगा। ठीक है, अब इफेक्टिवली ये वोल्टेज भी ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अक्रॉस एक VGS ड्रॉप है। ठीक है, तो मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि अगर मेरा जो वोल्टेज A है, मतलब नोड A पे मेरा जो वोल्टेज है वो क्या होगा, VGS ऑफ 3 प्लस I2 RS। इस ब्रांच से करंट गुजर रहा है I2 और इसकी साइज रेजिस्टेंस है RS। तो I2 RS का अक्रॉस रजिस्टर के वोल्टेज ड्रॉप होगा, प्लस VGS 3 है वो मेरा VA होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं RS बढ़ाऊंगा तो मेरा VA बढ़ेगा। अब VA बढ़ेगा तो ये वोल्टेज ऊपर जाएगा, तो ऊपर वाला ट्रांजिस्टर सैचुरेशन निकल सकता है, हो सकता है। ये तो एक ट्रांजिस्टर ना, अभी हम पीछे देखते तो पूरा कैस्कोड लगे थे। तो अब यहाँ वही ओल्ड ट्रिक आती है कि आप RS की जगह क्या लगाते हैं, एक केस्कोट ट्रांजिस्टर लगाते हैं हम, एक ट्रांजिस्टर लगाते हैं। ठीक? तो अब जैसे ये तो हमने VDD दिया हुआ है, यहाँ हमने एक, ये आपका इनपुट था, ये आपका नोड A था, ये आपका M3 था, ये आपका आउटपुट था, ये M4 कह लेते हैं। तो अब सेकंड स्टेज का गेन क्या हो गया, A2 आपका क्या हो गया, GM3 पैरेलल 1/GM3 पैरेलल विद R0 4। क्यों, पहले इसके यहाँ इसके फैक्टर में एक RS आता था, अब वो RS नहीं है, अब वो एक वैल्यू है R0 4 की। तो अभी हमने देखा इसको कि अगर मैं एक रेजिस्टर को रेप्लिकेट कर दूं एक M4 ट्रांजिस्टर से, तो अब इस ट्रांजिस्टर की जो R0 है वो बहुत बड़ी वैल्यू है। तो वही कंडीशन जो हमारी है, जो हम कह रहे हैं कि 1/GM3 should be much less than R0 4, वो और ट्रू हो जाएगी, क्योंकि आपका जो R0 है वो बहुत बड़ी वैल्यू है। तो आपका जो यहाँ जो मसला आ रहा था ना इस केस में, वो अब मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि आपका A2 है वो आपका अप्रोक्सीमेटली 1 आएगा। क्योंकि अब R0 बहुत बड़ा है, तो अगर मेरा 1/GM10 था तो R0 तो मेरा 1 मेगा वगैरह कुछ होता है, तो इफेक्टिवली वो इफेक्ट नहीं करेगा। तो इस केस में हम कॉमन ड्रेन लगा के ना हम कह लें कि ओवरऑल गेन हमारा इफेक्ट नहीं होता, जो 1000 था वो सेकेंड स्टेज लगाने से 1000 ही रहा। तो
और ये रजिस्टर है R04 है, ये हमें बचा के रखते हैं इस लिहाज से कि हमारा ओवरऑल गेन 1 होना चाहिए, लेकिन इन रियलिटी ये 0.92 0.94 ऐसे कुछ आता है, लिमिटेशंस होती हैं, सही है, वो इफेक्ट लाती हैं आपके सर्किट में। अब हमने देखा था कि अगर मैं यहाँ एक रजिस्टर लगा दूं 1K का, तो क्या होगा? और ओपैम तो हम इसलिए इसको हम ओपैम कह रहा हूँ, ये पूरा ओपैम कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसके आगे एक बफर लगा हुआ है, कॉमन ड्रेन को बफर कहते हैं, हमने देखा भी इसका गेन अप्रोक्सीमेटली 1 आता है। तो अब क्या होगा? अब मुझे कोई गेन की वैल्यू बताएगा क्या होगा? अब मैं जो गेन की वैल्यू बताएगा क्या हो गया? मेरा जो गेन है A2 का वो क्या होना चाहिए? वो अगर मैं GM3 कह रहा हूँ, RL पैरेलल में कर देंगे ना हम लोग R04 के। RL पैरेलल आ जाएगा, जी GM3 R04 RL। सही। अब क्या है कि हमने बोला था हमारा GM3 10 के बराबर है, R04 हमने बोला 1 मेगा के बराबर है कुछ, RL हमने 1K कर दिया। अब कॉमन सोर्स वाले या सिंगल स्टेज में मसला क्या हो रहा था, 1K जब मैं लगा रहा था मेरा गेन 1000 से 2 पे आ रहा था। अब यहाँ 10 पैरेलल 1 मेगा पैरेलल 1K इफेक्टिवली क्या आएगा? के करीब करीब आ रहा होगा, कोई बता सकते? 1 के करीब 10 करीब ही आ आएगा रहा होगा। इफेक्टिवली, मतलब ये जो फैक्टर है ये 10 आएगा, 1/GM3 R04 RL 10 आएगा, जी सही, ठीक है, सही। चलो, तो अब इसमें GM3 मेरा अगर 0.1 हो गया, कुछ भी हो गया, तो 0.1 टाइम्स 10 वो मेरा सेकेंड स्टेज का गेन 1 ही रहा, और इफेक्टिवली मेरा ओवरऑल गेन है वो 1000 था, वो 1000 ही रहा। तो इस तरह से आपका जो ओपैम है वो रेजिस्टिव लोड ड्राइव कर सकता है, क्योंकि उसमें जो सेकेंड स्टेज है, जो कॉमन ड्रेन लगाया आपने, वो बफर की तरह ट्रीट करता है, वो लोड साइज लोड वैल्यू रेजिस्टर्स है ना, वो उसको लेके चल सकता है, ठीक? तो अब ये मसला हम देखा था कॉमन सोर्स वाले एम्पलीफायर में आ रहा था। तो काफ़ी केसेस में ना, जब आपको रेजिस्टिव लोड ड्राइव करना होता है तो आपको ओपैम्प डिज़ाइन करना पड़ता है। तो टू समराइज कि आपका ओटा है वो सिर्फ कैपेसिटिव लोड ड्राइव कर सकता है, और जो आपका ओपैम्प है वो कैपेसिटिव और रेजिस्टिव लोड दोनों ड्राइव कर सकता है। यहाँ मैं कैपेसिटिव का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा कि कैपेसिटिव की इम्पीडेंस ऑलरेडी ज़्यादा होती है, तो वो उसको मसला नहीं होगा, क्योंकि तो ड्राइवर इफेक्टिवली आराम वो से 10 पैरेलल विद अगर कुछ हम्म, तो अच्छा, अब यहाँ तो ये चीज़ क्लियर है। तो अब इसमें एक चीज़ मैं एंड में लेके चलता हूँ कि अच्छा, अब जो आपका जो आउटपुट है ना, अब कुछ केसेस में हमने देखा था कि आउटपुट वो कह लें कि अ, आपका जो आउटपुट को हम सेट करते थे, हमने जैसे लैब में देखा था कि हमने कॉमन मोड ओपैम्प लगाया था, जो आउटपुट की वैल्यू हमने 0.9 सेट की थी, ठीक है। तो आपकी जो आउटपुट है, अज्यूम कर लेते हैं इस केस में मेरा अगर ये 3 वोल्ट था, तो मैंने आउटपुट को सेट कर लिया 1.5, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सोचे, मतलब कि 1.5 आपने आउटपुट सेट किया हुआ है, अभी इस टाइम पे एक आपने RL नहीं लगाया हुआ, तो 1.5 बेसिकली इसके जो नीचे आपने रजिस्टर लगाया हुआ है, इसकी इम्पिडेंस है, मतलब जो R04 है, ये मल्टीप्लाई होंगी इसके अक्रॉस करंट से, तो मेरा 1.5 वोल्ट बनेगा, जैसे V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है। तो अब ये M4 क्या है कि M4 बेसिकली आपका एक बायस है, मतलब आपने कहीं से बायस किया हुआ है, ठीक है? अब ये वही है कि मतलब कहीं से करंट सोर्स से आ रहे हैं, आपने एक वैल्यू सेट की हुई है, VJ सेट की हुई है, तो उसमें से करंट
डिफाइन कर रहा है। अब वो करंट जो पास कर रहा है वो M3 से ऊपर से आता है और वो नीचे जाता है, और वो इफेक्टिवली वो 1.5 वोल्ट अपने अक्रॉस ड्रॉप लेके चलेगा कि हमने 1.5 वोल्ट सेट किया हुआ है। अब अगर मैं एक RL लगा देता हूँ ना, RL मैंने 1K लगा दिया, अब जो मेरा करंट सिर्फ M3 से M4 पे जा रहा था ना, वो अब कुछ RL में भी जाएगा। अगर मैं KCL फॉलो करूँ तो जो M3 से करंट जो आ रहा है वो अब दो पाथ में जा रहे हैं, M4 में जा रहे हैं और RL में जा रहे हैं। अब तो ये करंट है ना, अब RL की वैल्यू है, ये हमारे लिए इससे इम्पोर्टेंट है कि अगर मैं कहता हूँ 1.5 मेरा वोल्टेज है इसके अक्रॉस, M4 और RL के अक्रॉस, तो और 1K का रजिस्टर लगा दिया है, तो RL के अक्रॉस से करंट गुजरेगा। सही है? तो अब जैसे मैं एक इससे करते हैं, इसको जैसे यहाँ दोबारा रीड्रॉ कर लेते हैं। सही? तो ये आपने एक आपका इनपुट है, ये एक आपने M4 लगाया हुआ और ये आपका RL है। इसके अक्रॉस करंट गुजरेगा, उसको IL कह देते हैं। इसके अक्रॉस करंट गुजरेगा, उसको I1 कह देते हैं, और ये टोटल I कह देते हैं। इसको मैं M3 कह रहा हूँ, इसको M4 कह रहा हूँ। अच्छा, अब मैं अगर ये देखा जाए, इसको यहाँ I1 कह रहे इसको, तो ये एक आपने मिरर किया हुआ है। यहाँ मैं कहता हूँ कि मेरा 100 माइक्रो करंट गुजर रहा है और यहाँ W बल दोनों का सेम है, तो यहाँ भी 100 माइक्रो गुजरेगा। ठीक, अब आपने करंट फिक्स कर दिया, इस ब्रांच में से 100 माइक्रो करंट गुजरेगा। अब यूज करते हैं ये डिस्कनेक्ट हुआ है, तो 100 माइक्रो करंट गुजरेगा और मैंने ये फिक्स कर दिया 1.5 वोल्ट, तो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी। अब वो सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, अब मसला ये हुआ कि इसमें से भी आपका 100 माइक्रो करंट गुजर रहा है। ठीक है, अब मुझे कोई बताएगा करंट और VGS का रिलेशन क्या होता है? मतलब करंट अगर मैं बढ़ता है तो VGS क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। बढ़ता हुआ रिलेशनशिप है। तो ये तो अब अगर मैं RL 1K का लगाता हूँ, अब जो RL के अक्रॉस करंट फ्लो करेगा ना, वो करंट ओपैम्प के अंदर से ही आएगा, मतलब वो करंट इस पाथ से ही आएगा ओपैम्प का। तो अब अज्यूम करते हैं कि 1K का अगर मेरा एक रजिस्टर लगा हुआ था और 1.5 वोल्ट था, तो ये कितना करंट लेगा अपने अक्रॉस? 1.5 वोल्ट डिवाइड 1K, तो ये लेगा कुछ 1.5 मिली 1.5 मिली। अपने अक्रॉस। तो अब पहले मेरा करंट था 100 माइक्रो, अब मेरा करंट हो गया 1.6 मिली। नीचे वाला करंट तो 100 माइक्रो रहा, वो तो आपने डिफाइन किया था, लेकिन अब जो M3 से करंट फ्लो कर रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा कर रहा है। वो आपका 1.5 वोल्ट अगर आपने रखा हुआ है, तो आपका 1.5 मिली इसमें से और 100 माइक्रो इसमें दोनों को ऐड होके आपका टोटल 1.6 मिली आएगा। अब यहाँ मसले जो आते हैं ना, वो ये आते हैं ज़्यादा करंट फ्लो करेगा ना इस M3 से, तो आपका ये जो वोल्टेज है ये ऊपर जाएगा, क्योंकि आपका VGS बढ़ेगा। तो ये इवेंचुअली डिजाइनिंग में हमें सब चीज़ देखनी पड़ती है कि अगर मैं RL है वो बहुत कह लें कि बहुत छोटी वैल्यू लगा रहा हूँ ताकि मैं चारों ज़्यादा करंट पास करे इसमें से, तो मुझे M3 का साइज भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि VGS कम हो सके। तो वो थोड़ी आगे की बातें, डिजाइनिंग में हमें हर चीज़ से ना, मतलब हो सकता है आप जब लगाएं तो RL की वैल्यू आप जब छोटी कर दें ज़्यादा, तो फिर क्योंकि करंट तो उसके अक्रॉस ज़्यादा फ्लो करेगा ना, तो हमें उसको कवर करने के लिए हमें कहने की कुछ देखना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ एक ऑप्शन था कि मेरा VGS बढ़ गया था क्योंकि ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा था, क्योंकि करंट VGS का रिलेशन एक तरह से डायरेक्टली है।
लीनियर नहीं, लेकिन एक स्क्वायर लॉ से इंक्रीज होता है। तो अगर मैं इसका W बढ़ा दूंगा तो इसका VGS में कम कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब हम कुछ लोड लगा रहे हैं तो फिर क्या होता है। अब देखिए इसको अगर मैच करने के लिए अगर मैं वोल्टेज कम कर दूं और मैं करंट बढ़ा दूं इसमें से, तो एक ही बात है, सही। तो मैं इस तरह कवर कर सकता हूँ अपने आप को। अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई RL में से 1K में से मैं इस वोल्टेज को 1.5 से 1 वोल्ट कर दूंगा, तो पहले 1.5 मिली जाता, वो 1 मिली जाएगा, सही। तो ये डिज़ाइनिंग के लिहाज से सोचना पड़ता है हमें कि हम किस हद तक करंट दे सकते हैं, किस हद तक वैल्यूज हम सेट कर सकते हैं। लेकिन समराइज करें तो कॉमन ड्रेन जो आप एज अ बफर लगा रहे थे, उसमें आप रेजिस्टिव लोड है वो ड्राइव कर सकते हैं, जो आप ओपैम में नहीं कर सकते क्योंकि ओपैम में वो गेन कम कर देता है। अब यहाँ जो ये कॉमन ड्रेन है ना, ये आपको एज अ बफर है आपके पहले स्टेज से दूसरे स्टेज तक, मतलब आपके आउटपुट तक। ये एक बीच में एक ट्रांजिस्टर आके जो कॉमन ड्रेन का तरह काम कर रहा है, तो तभी उसकी जो गेन है वो 1 के आसपास रह रहा है। और इसमें खास बात हमें ये ख्याल भी रखना पड़ता है कि जो फॉर्मूला था हमारा गेन का, उसमें आपकी रेजिस्टेंस थी 1/GM पैरेलल विद R04, इस केस में पैरेलल विद RL भी थी। तो आपकी 1/GM इतनी कम होनी चाहिए 10 टाइम्स ऑफ। तो अब 10 टाइम्स की रिलेशन हम जैसे रखते हैं ना, अब अगर मैं RL नहीं लगाया हुआ तो मैं ये कह रहा हूँ कि R04 कह रहा हूँ इस केस में, तो ये 10 का रिलेशन होनी चाहिए। तो 10 की रिलेशन बेसिकली क्या होती है, आपका 91% आपको आपका आउटपुट मिलता है। मतलब अगर मैं ये कह रहा हूँ 1 है और ये कह रहा हूँ 10 है, तो ओवरऑल मेरा 0.91 वगैरह होगा। तो एक ये एक एक, एक कह लें कि इंट्यूटिवली सोचा हुआ होता है कि 10 टाइम्स से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो ये चीज़ ख्याल रखते हैं हम। R04 है ना, हम अगर यहाँ लगा रहे हैं तो हम या हम 1/GM से सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें 1/GM इसलिए सेलेक्ट करना पड़ता है, छोटी ओवरऑल वैल्यू, ताकि मेरा 1/GM कम हो और इफेक्टिवली मेरे काउंटेंट का आउटपुट गेन है 1 आए। तो अब मुझे बताएं, अगर मुझे 1/GM की वैल्यू छोटी करनी है तो मुझे ट्रांजिस्टर का W क्या करना पड़ेगा? GM जो है वो म्यू एन सी ओ एक्स इंटू W/L होता है। अगर हमें 1/GM को छोटा करना है तो फिर हमें W/L को जो है वो बड़ा करना पड़ेगा। सही है। तो हाँ, अगर मैं फॉर्मूला, जो मेरा फॉर्मूला है μ/CoX W/L है, और फिर आगे इसका VGS जो पूरा फैक्टर होता है, सही। तो मैं W/L बड़ा रखूंगा तो मेरा तभी GM बढ़ेगा और मेरा 1/GM कम होगा। बिल्कुल तो जो कॉमन ड्रेन आप स्टेज लगाते हैं ना, इसकी लेंथ हम यूजुअली मिनिमम रखते हैं, ठीक। और इसकी विड्थ है वो हम एक बड़ी वैल्यू रखते हैं। क्यों? हम W बड़ा रखेंगे तो उससे हमारे दो फायदे हैं कि विड्थ बड़ा रखने से हमारा GM बढ़ेगा, 1/GM कम होगा, तो मैं R0 पे कम रिलाई करूँगा। 1/GM मेरी वैल्यू कम है तो उतना ज़्यादा अच्छा है, सही है। दूसरा फायदा ये है कि मेरी विड्थ बड़ी होगी तो मेरा VGS क्या होगा, कम होगा। अगर मैं करंट कांस्टेंट फ्लो कर रहा हूँ तो ID इज इक्वल टू हाफ म्यू एन सी एस W ओवर VGS माइनस VT है। तो W और L का इन्वर्स रिलेशन होता है 1/VGS माइनस VT से। तो अब ये जो वोल्टेज है, ये VGS ड्रॉप कम होगा या मेरे पास ज़्यादा मार्जिन होगा। तो ये चीज़ें हम कॉमन ड्रेन जब डिज़ाइन करते हैं सेकंड स्टेज एज पहले कॉमन सोर्स के बाद, तो हम उसका L मिनिमम रखते हैं और उसका विड्थ हम अच्छी खासी वैल्यू रखते हैं ताकि हमारा 1/GM। और अब ये चीज़ है ना, अब ऐसा ना हो कि आप विथ है ना आप लोग 1 मिली या बहुत बड़ा रखते हैं साइज, तो वो एरिया जैसे होते हैं ना चिप में एरिया हम लेके चलते हैं, तो हमें एक हद तक हम विथ बड़ा बड़ा करके रखेंगे ताकि हमारा रिस्पॉन्स, तो क्योंकि देखिए आइडियली देखा जाए यहाँ, तो मैं विथ जितनी बड़ी रख दूंगा मेरा 1/GM मेरा और कम हो जाएगा और मैं आराम से कुछ कम लोड ड्राइव कर सकता हूँ या कुछ कर सकता हूँ। लेकिन W बहुत बड़ा रखने का नुकसान भी होता है। एक नुकसान क्या है, कोई मुझे बताएगा? यहाँ W बहुत बड़ा कर दूंगा तो नुकसान क्या होगा? एक नुकसान तो
एरिया का होता है कि अगर मैं W जितना चाहिए भी नहीं उससे बहुत बड़ा रख दूंगा तो मेरा एरिया बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा इस ट्रांजिस्टर का। और क्योंकि चिप में आपका एरिया और पावर दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एरिया इसलिए क्योंकि जितना ज़्यादा आप एरिया कवर करेंगे आईसी का उतना ज़्यादा आपको महंगा कह लें कि टेप आउट पड़ेगा, जो आईसी आप फैब्रिकेट करेंगे उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आप पावर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो आपका डिज़ाइन इतना कह लें कि ऑप्टिमाइज़ नहीं हुआ होता है या अच्छा डिज़ाइन नहीं होता, तो पावर, तो ये दो चीज़ें ख्याल रखते हैं हम लोग। तो W अगर हम बहुत बड़ा रखेंगे तो एरिया तो बहुत बढ़ेगा, और दूसरी चीज़ क्या है कि आपका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी ट्रांजिस्टर की। तो कैपेसिटेंस का अभी डीसी में तो कोई वास्ता नहीं है, लेकिन जब आप हायर फ्रीक्वेंसी सर्किट्स देखते हैं या ओप एम्प एट हायर फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो कैपेसिटेंस इस ट्रांजिस्टर की बढ़ेगी तो वो आउटपुट कैपेसिटेंस के साथ पैरेलल में आ जाएगी और वो ओवरऑल कैपेसिटेंस आपकी बढ़ जाएगी, राइट। तो विथ इस ट्रांजिस्टर की बड़ी रखेंगे, लेकिन उस हद तक बड़ी रखेंगे जब तक हमें फ़ायदा हो रहा होगा, मतलब जब तक हमारा 1/GM है वो 10 टाइम्स R0 के या RL के कम वैल्यू रहेगी। तो इसका हम थोड़ा ख्याल रखते हैं। तो ये कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर था। ये अब हमने फिलहाल तो एक सिंपल कॉमन सोर्स के आगे लगा दिया, लेकिन जो हमारे टेलीस्कोपिक ओप एम्प है और हमारे जो फोल्डेड कैस्कोड थे उसके आगे भी अगर हम एक कॉमन ड्रेन लगा देंगे ना तो वो सेम तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। तो आज तक का टॉपिक यही था। बस एक चीज़ मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा जो डिज़ाइन प्रॉब्लम की थी, कि आप लोग को डिज़ाइन प्रॉब्लम जो बनाना है वो पहले सर्किट बनाना है। वो सर्किट कुछ भी हो सकता है, कि वो सर्किट आपका जो हम देख रहे थे कि नीचे जो ट्रांजिस्टर्स थे, मतलब जो हमने 2 ट्रांजिस्टर लगाए थे, सही है। अगर यहाँ दोबारा बनाते हैं, अभी हमने जो देखा था तो हमने क्या करा था, हमने हमारे 4 ट्रांजिस्टर थे और फिर 2 हमारे, ये मैं आउटपुट अगर देखूँ सिंगल साइड का, तो आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें ना तो इस नीचे एक लगा सकते हैं कैस्कोड। हमने 2 लगाए हुए हैं ना, सही है। आई थिंक लैब या क्लास में हमने एक ही करा था। ये भी ऑप्शनल है, सही है। तो मिनिमम मिनिमम आपके डिज़ाइन में एक ऊपर PMOS, एक NMOS और एक बायस होना चाहिए। ये आपका आउटपुट था, सॉरी ये आउटपुट नहीं था, ये आपका आउटपुट था और ये आपका इनपुट था। तो डिज़ाइन हर किसी का डिफरेंट हो सकता है। बेसिक डिज़ाइन ये हो सकता है, और फिर गेन इंक्रीज करने के लिए आप ऊपर कैस्कोड नीचे कैस्कोड लगा सकते हैं। तो वो आपके हाथ में है कि आप कैस्कोड लगा गेन लेना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, या स्विंग लेना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं। तो डिज़ाइन डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब कि मिनिमम ये 3 ट्रांजिस्टर होंगे एक पाथ में, मैक्सिमम ये 6 हो सकता है। तो डिज़ाइन डिफरेंट हो सकता है। तो वो स्पेक्स जो गिवन है उसको लेके सैटरडे 6 PM तक फिलहाल ईमेल शेयर कर देगा, तो उस तक आप एज ए हैंड कैलकुलेशन में वो शेयर कर दें इन ग्रुप के तरीके से, और फिर संडे को क्लास के दौरान वो हम उसका वाइवा ले लेंगे और फिर डिस्कस कर लेंगे आपके ओप एम्प कैसे चल रहा है या आपका ओटा कैसे चल रहा है, ठीक है। तो फिलहाल फिर इनके साथ शेयर कर लेना। मैं कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। डिज़ाइन प्रॉब्लम है ये भी शेयर कर लेंगे आपके साथ ताकि आपको सही। आइडिया हो जाए, ठीक है। और जो नहीं है क्लास में उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि ये डिज़ाइन प्रॉब्लम एक तरह से, क्योंकि इसके मार्क्स हैं तो वो करना ज़रूरी होगा। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। फिर लेक्चर खत्म करते हैं आज का। ठीक है। कोई क्वेश्चन तो नहीं था किसी का, तो क्लास में कर लेते हैं। नहीं था तो चलिए क्लास में कर लेते हैं। एग्जाम्पल जो सॉल्व की थी जैसे उसमें सर्किट बना हुआ था हम वैसे भी कर सकते हैं ना, ये वाला सॉल्व जो आपने डिजाइन प्रॉब्लम बताया। जो आपको सर आसान ने कराया था, ये जी, आज की I क्लास की think बात जी। करें पहले की? हाँ, तो वो उसमें जो डॉक्टर संडे सलाम 6 वाली क्लासेस लगाए थे। हाँ, तो वो भी कर सकते हैं, वो भी टेलीस्कोपिक है। सब में सेम चीज़ है, बस कैस्कोड से लगा रहे हैं, किसमें कुछ लगाते हैं, किसमें कम कर रहे हैं, तो वो आपकी चॉइस है। तो वो भी कर सकते हैं, बस वो स्पेक्स हैं वो लेके आनी है, और फिर वो आप जब शेयर करेंगे, आप लोग सारी हैंड कैलकुलेशन शेयर करेंगे ना, तो हर ट्रांजिस्टर का साइज शेयर करना ज़रूरी है, और करंट
आपने क्या रखा हुआ है, फिर आपका, ताकि फिर वो, क्योंकि हम जब जो उसको रेप्लिकेट करेंगे ना आपके डिज़ाइन को, तो हम वही करंट जो आपने डिफाइन किया वो डिफाइन करेंगे, और आपने जो ट्रांजिस्टर के साइज़ है, सारे ट्रांजिस्टर के साइज़ हैं, वो हम इनपुट करेंगे। अच्छा, इसका भी खास ख्याल रखा जाए कि आपने VD 3 वोल्ट दिया हुआ है ना, तो अब आप इनपुट वोल्टेज क्या दे रहे हैं, ये वोल्टेज भी आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि आप जो बायस है वोल्टेज, ऊपर कैस्कोड है उसका बायस सेट कर रहे हैं, या मेन ट्रांजिस्टर का बायस वोल्टेज सेट कर रहे हैं, इनपुट ट्रांजिस्टर आपने वोल्टेज क्या दिया हुआ है, सही है, तो वो आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर किस W है, करंट कितना कंज्यूम कर रहे हैं, और हर जो वोल्टेजेस है जो हमने सेट किए हैं, क्योंकि आपको VGS अगर डिफाइन करना है या सेट करना है तो आपको गेट पे वोल्टेज देना पड़ेगा। तो अभी जो हमने टेस्को पे देखा था, आपका मेन ट्रांजिस्टर कैस्कोड ट्रांजिस्टर थे, उन पे आप कोई गेट वोल्टेज देंगे तभी उसका VGS बनेगा, तो वो आपको मेंशन करना होगा। तो ये थोड़ा क्लियरली मेंशन करेगा ताकि हम उसको आराम से रेप्लिकेट कर सकें। ठीक है, तो फिर ये सैटरडे 6 PM तक शेयर कर दीजिएगा, तो संडे को आई थिंक टाइम बिलाल डिसाइड कर लेगा आपके साथ। तो उसमें सर ये जो वोल्टेज स्विंग अब देखते बताया हैं उसमें। एक्सक्यूज मी सर, ये जो मुझे आवाज़ वोल्ट ब्रेक यानी हो कि गई रखेंगे वोल्टेज स्विंग सर जो इधर सॉरी, दोबारा। गिवन है, वोल्टेज स्विंग जो गिवन है कि ग्रेटर देन 1 वोल्ट होगा, तो ये कोई वैल्यू हमने खुद सपोज करनी है ग्रेटर देन 1? नहीं, ग्रेटर देन 1 देखिए जो बात हो रही है ना, वो बेसिकली हो रही है कि आपका, हमने वोल्टेज स्विंग हमने क्या बोला था, मैक्सिमम हम कितना, हमें बताने कितना मैक्सिमम वोल्टेज स्विंग हम सेकंड में ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि ऊपर जो मैक्सिमम है वो हमने कहा था VDD माइनस जो ऊपर दो ट्रांजिस्टर थे उनके VO ड्राइव, नीचे हमने सिमिलरली ऐसे हमने कैलकुलेट किया था। तो अब आपके मार्जिन्स इतने होने चाहिए, ये आपको सिलेक्ट नहीं करनी वोल्टेज स्विंग, ये हमें हमें सामने नजर आ जाएगी। देखिए वो नजर कैसे आएगी कि हम VO ड्राइव जो आपने सेट किया होगा उस ट्रांजिस्टर का, उसको VDD माइनस कर देंगे तो हमें पता चलेगा भाई ये मैक्सिमम वोल्टेज कितना जा रहा है और मिनिमम वोल्टेज कितना जा रहा है। तो वो 1 ग्रेटर देन 1 जो स्पेक है ना, वो एक तरह से इसलिए है कि मैं अगर ट्रांजिस्टर का VO ड्राइव में इतना गंदा सेट करता हूँ कि मतलब हर ट्रांजिस्टर का VO ड्राइव 0.6 0.7 0.8 वोल्ट है, ठीक? तो मुझे पता है कि भाई जो ऊपर का जो मैक्सिमम वोल्टेज था वो क्या था, VDD माइनस ऊपर के दो ट्रांजिस्टर का VO ड्राइव। तो अगर मुझे ऊपर स्विंग ज्यादा चाहिए तो मुझे VO ड्राइव कम रखना पड़ेगा, ठीक? तो जो ग्रेटर देन 1 स्पेक है ना, ये आपको सेट ऐसे नहीं करना कि आप कुछ इनपुट दे रहे हैं या कुछ, वो आपको जब आप वैल्यू सारी सेट कर लेंगे ना, कैलकुलेट कर लेंगे, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि आपका क्या बन रहा है आउटपुट स्विंग। तो अब अगर आपका आउटपुट स्विंग लेस देन 1 वोल्ट बन रहा है डिफरेंशियल, तो ये मतलब आपका एक साइड पे 0.5 वोल्ट बन रहा है, ठीक है? तो वो नजर आ जाएगा वोल्टेज VO ड्राइव से। तो वी आउट मैक्सिमम वी आउट मिनिमम का डिफरेंस लेके आपका एक तरफ का स्विंग आ जाएगा, और फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिफरेंशियल स्विंग आ जाएगा। तो आपको जो सामने वैल्यू, तो आपको हमें करंट बताना पड़ेगा, ट्रांजिस्टर का W बताना पड़ेगा, और वोल्टेज जो सेट किए हैं आपने वो बताने पड़ेंगे। मतलब बेसिक जो हमने देने हैं सर्किट में, जैसे हम उस दिन देख रहे थे हमने 22 को वोल्टेज दिया था ऐसे, तो ये वैल्यूज हम एग्जैक्टली रिपीट करेंगे। आपने एक हैंड में कैलकुलेट करना होगा कि आपने जो साइजेस रखे हैं, जो वोल्टेज रखे हुए हैं, उससे आपका GM क्या आ रहा है, उससे आपका गेन क्या आ रहा है, उससे आपका R नोट क्या आ रहा है, उससे आपकी VO ड्राइव क्या आ रही है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो गेन गेन अगर मुझे चाहिए ग्रेटर देन 40 dB तो मुझे GM टाइम्स R चाहिए। अब इसके लिए मुझे GM मालूम होना चाहिए, इनपुट का ट्रांजिस्टर का GM कितना है, और R के लिए मुझे ऊपर वाले जो कैस्कोड और मेन लगे हैं उनका GM R नोट टाइम्स R नोट पता होना चाहिए। सिमिलरली नीचे भी पता होना चाहिए GM R नोट टाइम्स R नोट। तो इसकी तरह मुझे हर ट्रांजिस्टर का R नोट और GM पता होना चाहिए, तभी मैं एक टोटल गेन निकाल सकता हूँ। तो ये आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका ग्रेटर देन 40 dB आना चाहिए। जो मैग्नीट्यूड है उसका 20 लॉग लेंगे तो dB में कन्वर्ट होता है। तो ये आपका गेन आपका आ जाएगा GM, आप ऐसे तो सारी चीज़ आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सेम चीज़ जो आप करेंगे ना, तो हम पहले इसकी हैंड कैलकुलेशन चेक करेंगे, आपने जो कैलकुलेट किया है वो सही किया है मेथड या नहीं किया। अगर वो सही है तो ठीक है, फिर वो हम वैल्यूज पुट करेंगे आपके सर्किट। तो हो सकता है सेम वैल्यूज ना आए, क्योंकि काफ़ी, क्योंकि सॉफ्टवेयर में काफ़ी चीज़ें कंसिडर करता है।
तो हम तो ये जो एस्टिमेट्स लेते हैं ना, काफ़ी हद तक हम एस्टिमेट्स लेते हैं, तो सॉफ्टवेयर है वो सब चीज़ें कंसिडर करता है, और उसमें हो सकता है कि लैम्डा भी डिफरेंट हो, कुछ चीज़ें डिफरेंट हो, तो रिस्पॉन्स थोड़ा डिफरेंट आ सकता है। लेकिन फिर आपको पता होगा कि भाई इसको मुझे रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे। ठीक है, कोई और क्वेश्चन है किसी का? आई थिंक और किसी का सवाल मेरी नहीं है। आवाज़ आ रही है फिलहाल? जी आवाज आ रही है मेरे ख्याल से, चलो और ठीक है, सवाल फिर आप ठीक है, सैटरडे 6 PM तक सबमिट कर दें, संडे को टाइम क्लास पे हम आपका डिस्कस कर लेंगे, डिजाइन फॉर्म ग्रुप बाय ग्रुप चेक कर लेंगे, तो या तो टाइमिंग सेट कर लेंगे या कुछ देख लेते हैं कैसे करना है। चलिए ठीक है, ठीक। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा, आप लोग किसी ग्रुप में कोई जी आप क्वेश्चन लोग हो कि मसला व्हाट्सएप हो पे तो पूछ लीजिए। सही है। ठीक है, फिर क्लास में करते हैं। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। कोई भी सवाल हो ना आप लोगों को, तो आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो पूछ लीजिएगा लाजमी।